हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में। ये जो सेकंड बुक है, इसमें सब कुछ चीज़ें जो है स्टूडेंट्स थोड़े से फंस जाते हैं कि किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से नहीं लिखना। मैं इस वीडियो में बहुत कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ और बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने लिख दी हैं इन नोट्स के अंदर, जो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बस क्या करना, इस वीडियो को सुनना और थोड़ा जो चीज़ें लगती हैं वो लिख लेना। ठीक है कि भाई ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस तरीके से। और सिर्फ इस वीडियो को सुनने के बाद अपने दिमाग में चीज़ों को एकदम से रिवाइज कर लेना कि भाई ये चीज़ इस तरीके से बताई गई है, इस तरीके से, और एग्जाम में चले जाना। आपका एग्जाम बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। सिर्फ क्या है कि इस वीडियो को पूरा सुनना है, फर्स्ट से लेके एंड तक। मैं एक एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में बताने वाला हूँ। एक एक चीज़, कुछ चीज़ें लिख दी हैं, कुछ चीज़ें वैसे भी एक्स्ट्रा बताने वाला हूँ, ताकि आपका एग्जाम में जो भी चीज़ आएगी वो सब आप इजीली कवर कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसमें कहानी क्या चल रही है, किस तरीके से इसमें बातें हो रही हैं। तो देखो, इसमें दो ही बातें हो रही हैं। जो एक बात हो रही है इंडिपेंडेंस से इंडिपेंडेंस के समय पे, या कह सकते हैं उससे पहले, बिफोर, और एक बात हो रही है आफ्टर की। बस इतनी सी बात हो रही है कि इंडिपेंडेंस के समय पे या इंडिपेंडेंस से थोड़ा पहले क्या चीज़ें हमारे देश में थी, किस तरीके की इकोनॉमी थी, और उसके बाद किस तरीके की इकोनॉमी हो गई, वो सब के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे सामने आता है वो यही आता है कि भाई ये बताओ, देखो उस समय क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही थी हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमी में। क्या चाहिए भाई, एग्रीकल्चर अच्छा होना चाहिए, इंडस्ट्री अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, उसके अलावा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब बातें ही पहले भी चलती थी और अब भी यही बातें चलती हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि भाई उस समय पे एग्रीकल्चर के क्या फीचर, मतलब कैसे एग्रीकल्चर की क्या स्थिति थी। देखो उस समय पे स्थिति क्या थी हमारी, कि मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी, देखो ये समय है इंडिपेंडेंस के समय। इंडिपेंडेंस के समय कह सकते हैं, आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के समय पे जो हमारी हालत थी वो क्या थी, मेन इकोनॉमिक। देखो आ गया इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है कि वो एक्टिविटी जिसको करने के बाद हमें पैसा मिलता हो। इतनी बात ध्यान रखना। जैसे कि तुम्हारे फादर बाहर जाते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, उसके बदले उन्हें सैलरी मिलती है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो उस समय पे क्या था, क्या सभी के सभी ऑफिस जाते थे? नहीं जाते थे। उस समय पे क्या करते थे, सब के सब किस में इन्वॉल्व थे, एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे। तो मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी उस समय पे क्या थी, एग्रीकल्चर था। देखा, बताया भी है कि 72% जो पॉपुलेशन है वो इन्वॉल्व थी एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो देखो लिखने का तरीका कैसे, मैंने सारी चीजें पॉइंट में लिखी है। कोई भी चीज ऐसे नहीं लिखी कि भाई तुम्हें एक पूरा पैराग्राफ, मतलब एक दो क्वेश्चन मिल जाएगा पैराग्राफ में, बाकी चीजें पैराग्राफ में नहीं मिलेंगी। पॉइंट टू पॉइंट लिखना। लिखने का तरीका कैसे, जैसे ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, पूछेगा कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड, मैंने इसको फीचर्स के नाम से बना दिया। तो क्या करना है, ये जो पॉइंट्स हैं, जो ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इनको पहले एक बॉक्स में बना लेना और लिख लेना इस तरीके से। फिर उसके बाद उसकी डिटेल करना। हाँ, थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, मगर एक अच्छा तरीके से इंप्रेशन पड़ जाएगा और आपके मार्क्स जो है वो इजीली मिल जाएंगे। अब देखो सेकंड पॉइंट क्या बोला है, लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। उस समय पे एग्रीकल्चर क्या था, बहुत कम होता यार। जितना वो प्रोड्यूस करने की कोशिश करते थे ना फार्मर्स, उतना प्रोड्यूस नहीं हो पाता था। उसमें किसी ना किसी वजह पे फर्टिलिटी अच्छी नहीं थी, ठीक है, जो हेक्टेयर के हिसाब से प्रोडक्शन होना चाहिए था वो सब नहीं हो पाता। तो सिंपल सी लाइन मैंने क्या लिखी है, अगर ये पॉइंट आपको पता है, ये पॉइंट आपको याद है कि लो प्रोडक्टिविटी किस तरीके से, तो सिर्फ सिंपल सा क्या लिखोगे कि एग्रीकल्चर वाज वेरी लो एंड प्रोडक्टिव वाज वेरी लो। बस सिंपल सी लाइन है, कुछ अलग तो लिखा नहीं। तो पहली चीज क्या थी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। भाई काम हम कहाँ से करते थे, पैसा कहाँ से कमाते थे, वो एग्रीकल्चर से कमाते थे। सेकंड, एग्रीकल्चर उतना प्रोड्यूस नहीं कर पाता था जितना उसे प्रोड्यूस करना, मतलब कि जो लैंड है उसकी फर्टिलिटी की वजह से हो सकता है, या फिर लोगों को टेक्निक्स नहीं आती, या लोगों के पास वो रिसोर्सेज नहीं थे जिसकी वजह से उसके अंदर जो प्रोडक्शन लेवल है वो बहुत ज्यादा हो सकता था। ठीक है, अगली चीज है लेस यूज ऑफ इनपुट। यही पता है कि लेस ऑफ यूज ऑफ जो फर्टिलिटी थी, इरिगेशन फैसिलिटी थी, वो उस समय पे इतनी ज्यादा नहीं थी, बहुत लिमिटेड अमाउंट पे थी, जिसकी वजह से क्या था कि इनपुट जो था उसका हम कम से कम यूज कर पाते थे, ताकि आउटपुट ज्यादा आ सके। ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता था। हाई डिग्री ऑफ रिलेटिविटी, इसमें क्या था कि लोग क्या थे, जब
इरिगेशन नहीं था। देखो एक चीज एक साथ जुड़ती चली जा रही है। पैसा कमाने के लिए एग्रीकल्चर करना पड़ता है, मगर उतना कमा नहीं पाते जितना कमाना चाहिए था। कमा किस लिए नहीं पाते? क्योंकि उस समय पे हमारे पास वो सारे के सारे इनपुट्स तो थे, मगर उससे आउटपुट करना बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे। अब रिसोर्सेज नहीं थे तो हमें किस पे डिपेंड होना था? मॉनसून पे डिपेंड होना था। मॉनसून पे डिपेंड होना था। अब मॉनसून के बाद हम क्या रहा है, प्रोडक्शन हो गया जैसे तैसे, मगर उसके लिए एक मार्केट नहीं थी। ठीक है, उसके लिए एक मार्केट नहीं थी, तो उसके लिए कमर्शलाइजेशन के लिए क्या करना पड़ता था कि लिमिटेड अमाउंट ऑफ कमर्शलाइजेशन, मतलब कह सकते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने लिए कंज्यूम करते थे। यहाँ सेल्फ कंजप्शन है, ठीक है, सेल्फ कंजप्शन है, ठीक है, अपने लिए ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करते थे, मार्केट में ले जाते कम थे। क्यों ऐसा करते थे? क्योंकि उस समय पे क्या थे, लैंड टेन्योर सिस्टम था, कि जमींदार वगैरह थी, तो वो क्या करते थे, उसके उनके पास जाते तो वो क्या करते थे, ज्यादा से ज्यादा जो पार्ट है वो अपने एक टैक्स के रूप में रख लेते थे, और टैक्स के रूप में रख के बाकी दे देते थे, और वो हम उतना मार्केट में सेल नहीं कर पाते थे। ये चीज यहाँ पर सिस्टमेटिक चल रही थी। तो सबसे पहले क्या था भाई, सबसे पहले क्या था कि मेन इकोनॉमी एक्टिविटी थी, लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन था, लेस यूज ऑफ इनपुट था, हाई डिग्री ऑफ अवेलेबिलिटी, क्योंकि हम किस पर डिपेंड करते थे, मॉनसून पे। लिमिटेड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, क्योंकि उस समय जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन करते थे वो ज्यादा से ज्यादा क्या करते थे, कंजप्शन के लिए ज्यादा करते थे, कमर्शलाइजेशन के लिए नहीं करते थे। लैंड टेन्योर सिस्टम था, क्योंकि उस समय जमींदार लोग बहुत ज्यादा थे, मालवाड़ी लोग ज्यादा थे, तो वो क्या करते थे, एक तरीके का टैक्स ले लेते थे कि तुम इतना जो है अमाउंट ऑफ प्रोड्यूस कर रहे हो तो इसका इतना परसेंट हमारे को जाएगा। और उस समय पे पैसा, यहाँ ये रूल है, ठीक है, कुछ स्पेलिंग थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स हैं, उसको रेक्टिफाई कर दूंगा बाद में, ठीक है। एक सेकंड। हम्म, ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, रूरल इनडेप्थनेस थी, कि वहां पर जो फार्मर्स थे वो बहुत ज्यादा गरीब थे। उस समय इतने अमीर नहीं थे कि जो उधार जमींदार लेते थे उनका उधार भी वो चुका सके, क्योंकि उनसे उधार लेकर कुछ प्रोड्यूस करते थे, वो कुछ आधा ले जाते थे शेयर। ठीक है, अगला है प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन। उस समय जो प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन थी बहुत ज्यादा, एक लैंड पर 10 व्यक्ति लगे हुए हैं, मगर जरूरत कितने व्यक्ति की, 5 व्यक्ति की। तो इसी तरीके से मुझे इस वाली अनएम्प्लॉयमेंट को बताओ कि एक लैंड पर 10 व्यक्ति लगे हुए हैं, तो 5 जो व्यक्ति की जरूरत थी, तो जो 5 एक्स्ट्रा व्यक्ति है वो किस चीज के अनएम्प्लॉयमेंट को दर्शा रहे, कौन सा टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, ये बताना, ताकि मैं आगे जाके इसको बता सकूं। ठीक है, अब देखो पहली प्रॉब्लम थी हमारी कि भाई हमारे पास एग्रीकल्चर ही मेन सोर्स था। मेन सोर्स होने की वजह से हम उसका लिमिटेड यूज कर पाते थे। ठीक है, प्रोडक्टिविटी इतनी नहीं हो पाती थी। ठीक है, कमर्शलाइजेशन के लिए नहीं जा पाते थे, जमींदारी सिस्टम ज्यादा था, मतलब टेन्योर सिस्टम ज्यादा था। तो अब इसके बाद क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है वो इंडस्ट्रियल। अब एग्रीकल्चर से हटकर हमने थोड़ा सा सोचा कि इंडस्ट्रीज में जाना सीखा, कि भाई एग्रीकल्चर ही सब कुछ थोड़ी हो पाएगा, हमें इंडस्ट्री भी ओपन करनी चाहिए। इंडस्ट्री ओपन होगी तो उससे क्या होगा कि हमारे जो ग्रोथ लेवल है वो बढ़ जाएगा। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या था, लैक ऑफ बेसिक इंडस्ट्रीज। उस समय पे जो बेसिक इंडस्ट्रीज होनी चाहिए थी वो नहीं थी, क्योंकि किसका, अंग्रेजों का राज था। अंग्रेज क्या करते थे, उतनी अटेंशन देते ही नहीं थे, क्योंकि उन्हें इंडिया के अंदर ग्रोथ थोड़ी करनी थी, उन्हें तो करनी कहाँ थी, बाहर करनी थी। तो इसलिए क्या था कि उस समय बहुत लिमिटेड अमाउंट में इंडस्ट्रीज थी। ठीक है, ग्रोथ ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड इंडस्ट्री। इंडिपेंडेंस के समय कंज्यूमर गुड्स कुछ बड़े थे, जैसे क्लॉथ इंडस्ट्री बड़ी थी, शुगर इंडस्ट्री बड़ी थी, सुना होगा खादी, खादी सुनते होगे ना, तो वहां चीजें थी, तो क्लॉथ इंडस्ट्रीज वगैरह बड़ी थी। तो यहाँ से दिमाग में रहेगा कि भाई इंडस्ट्री एक चीज की तो थी हमारे पास। लैक ऑफ गवर्नमेंट हेल्प। अब पता है अंग्रेज हेल्प करते नहीं थे, अंग्रेज हेल्प नहीं करेंगे तो, अगर गवर्नमेंट ही हेल्प नहीं करेगी, गवर्नमेंट नहीं हेल्प करेगी, तो प्रोडक्शन कैसे ज्यादा हो पाएगा। जैसे हमारे मोदी जी है, उन्होंने क्या दे रखा है कि आत्मनिर्भर भारत को बनाओ, तो आत्मनिर्भर के लिए वो कुछ ना कुछ क्रेडिट फैसिलिटी देते हैं, या कुछ इस तरीके से हेल्प करते हैं ताकि इंडस्ट्रीज हम ओपन कर सके। तो उस समय पे गवर्नमेंट की हेल्प नहीं थी। उस समय पे टैरिफ पॉलिसी बहुत ज्यादा थी, मतलब टैक्स जो था एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे इतना ज्यादा था कि जो इंडस्ट्री थी भी ना, तो वो इंडस्ट्रीज क्या, वो टैरिफ भरते भरते ही परेशान हो जाते थे। तो यहाँ यही चीज लिखी हुई है कि ब्रिटिश जो थे एक तरीके के, उन्होंने क्या किया था, डिस्क्रिमिनेटरी, ठीक है, टैरिफ पॉलिसी, ठीक है, ये क्रिमिनल नहीं है, डिस्क्रिमिनेटरी। क्या लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है, ये लाइन हटा देना है यहाँ से, ये लाइन नहीं है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेटरी, इसमें बोला है ब्रिटिश गवर्नमेंट अडॉप्ट अ डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, टैरिफ पॉलिसी टुवर्ड्स इंडियन इंडस्ट्री। ठीक है, तो यहां पर लिख देना, अडॉप्ट आ डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी।
बिकॉज दे इम्पोजेज मोर टैक्स ऑन इंडस्ट्री, इंडियन इंडस्ट्री, क्योंकि इंडियन इंडस्ट्री को डेवलप करना ही नहीं चाहते थे। अगर आज वो इंडियन इंडस्ट्री को डेवलप करेंगे तो वो आजादी के लिए मांग करने लग जाते थे। तो इसी वजह से क्या होता था कि उस समय इंडस्ट्रीज पे इतना ज्यादा लगाया जाता था इंडियन टैक्सेस कि वो आगे बढ़ ही नहीं पाते थे, और जिस वजह से कि डाउनफॉल हो जाता था छोटी इंडस्ट्रीज और कॉटेज इंडस्ट्रीज का। ये सबसे पहले दो हमने कर लिए। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर कर लिया, उसके बाद हमने कर लिया किसका, इंडस्ट्रीज का। अगर कोई पूछे भाई कि ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का डाउनफॉल क्यों हो रहा था, कॉटेज इंडस्ट्रीज का डाउनफॉल क्यों हो रहा था, तो इसके लिए क्या जवाब आता है? इसके लिए जवाब आता है भाई साहब उस समय पे इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी। एक एक चीज बता रहा हूँ, उस समय इतनी अच्छी टेक्निक नहीं थी। उस समय पर जो लेबर्स थे वो इतने एबल्स नहीं थे जो काम कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा क्या बोल सकते हैं, उस समय पैसा नहीं था इतना, लैक ऑफ कैपिटल थी। लैक ऑफ कैपिटल के साथ क्या हो सकता था, उस समय जब पैसा ही नहीं होगा तो लैक ऑफ रॉ मटेरियल भी होगा। एक एक चीज जोड़ के देखो यार, एक एक चीज जुड़ती चली जा रही है। टेक्निक अच्छी नहीं तो काम लेबर अच्छा नहीं कर पाएंगे। लेबर क्यों नहीं काम कर पाएंगे, क्योंकि पैसा नहीं था। पैसा नहीं था तो रॉ मटेरियल खरीद नहीं पाएंगे, और ये कंपटीशन ही नहीं झेल पाते थे बड़ी इंडस्ट्री का। इस वजह पे जो कंपटीशन होता था, कंपटीशन फ्रॉम लार्ज इंडस्ट्री, वो हो ही नहीं पाता था। ठीक है, इस तरीके से चीजें चलती थी। तो ये 5 पॉइंट और याद रख लेना। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट जो फोकस आता है वो आता है फॉरेन ट्रेड। उस समय पे क्या फॉरेन ट्रेड इतने जागरूक थे? तो यहाँ लिखा क्या है, फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या होता है, जिसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो दो कंट्रीज के बीच में, यही होता है फॉरेन ट्रेड। देखो सबसे पहले मैंने मतलब लिखा, मीनिंग लिखा फॉरेन ट्रेड का, सबको यही लिखना है, फॉरेन ट्रेड का मीनिंग लिखो। मगर उस समय बोला जब अंग्रेजों का रूल था तो इंडिया जो था एक्सपोर्टर था फिनिश गुड्स का। अंग्रेजों के आने से पहले क्या था, फिनिश गुड्स एक्सपोर्ट करता, जैसे टेक्सटाइल हो गए, वुडन गुड्स हो गए, प्रीशियस गुड स्टोन हो गए। मगर ब्रिटिश ने बाद में क्या बना दिया, एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। खाली वो सिर्फ कच्चा माल बेचते थे और जो फिनिश गुड्स थे ना वो ले आते थे। तो कहानी क्या थी भाई, अंग्रेजों ने पहले क्या किया था, अंग्रेजों ने पहले ये किया था कि जो गुड्स थे ना, जो गुड्स के फिनिश गुड्स के थे उनको कन्वर्ट कर दिया किसमें, एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। तो इंपोर्टर किसका कर दिया, फिनिश, क्योंकि वो अपना कच्चा माल लेके जाते थे और अपने वहां पर यूके वगैरह में जाके प्रोड्यूस करते थे और यहाँ पर इंडिया में ले आते थे। इंडिया में ले आते थे तो क्या करते थे, अब इंडियंस को खरीदना पड़ेगा क्योंकि उनके अलावा कोई साधन नहीं है। तो इंडियंस क्या बन गया था, वहां पर इंपोर्टर बन गए थे। इट इज बिकॉज द डिस्क्रिमिनेटरी, ये भाई यही भेदभाव की टैरिफ पॉलिसी थी, क्योंकि इंडियंस पर ज्यादा लगाया जाता था टैक्स, जिसकी वजह से 50% जो फॉरेन ट्रेड थे वो इंडिया और ब्रिटेन के बीच में ही होते थे। ठीक है, जो जो प्राइमरी गुड्स थे उस समय पे, प्राइमरी गुड्स थे एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू इंडिया, लॉट ऑफ गुड्स वर इंपोर्टेड। बहुत सारे, बहुत कम मात्रा में क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, और बहुत ज्यादा मात्रा में क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे। जिसकी वजह से क्या हो गया, जो सरप्लस इन बैलेंस ट्रेड था वो अंग्रेजों का बढ़ता चला गया, और हमारा सिर्फ हम किसके लिए रह गए, प्राइमरी गुड्स के एक्सपोर्टर रह गए, बाकी चीजें नहीं थी। क्योंकि इसी वजह से हमारा जो इकोनॉमी था वो पीछे चला गया, और इसी वजह से हमारी जो वेल्थ है वो अंग्रेजों के समय पे इतनी कमजोर हो गई थी। चलो, अब आता है नेक्स्ट टॉपिक। अब चलो भाई हमने सीख लिया एग्रीकल्चर कैसा था, इंडस्ट्री कैसी थी। अब आती है डेमोग्राफिक प्रोफाइल। डेमोग्राफिक प्रोफाइल कहीं पर भी आ जाए तो भाई साहब एक दो तीन चीजें याद रखना। सबसे पहले बर्थ रेट और डेथ रेट के बारे में पूछेगा, फिर इन्फिनिट मोलेटरी रेट के बारे में पूछेगा, अब ये क्या होते हैं इसके बारे में बात करेंगे। लिटरेसी रेट के बारे में पूछेगा, ठीक है, डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शंस के बारे में पूछेगा, और लाइफ कितनी है उसके बारे में पूछेगा। तो जब भी आज नाम आ जाए तो ये सब पॉइंट लिखने ही लिखने हैं, ये चीज ध्यान रखना। डेमोग्राफिक प्रोफाइल, हमारी जैसी हमारे देश की डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसे बन सकती है वो बताया गया। तो अंग्रेजों के समय पे डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसी थी, उस समय पे बर्थ रेट और डेथ रेट क्या था, बोला बर्थ रेट वॉज वेरी हाई 48%, डेथ रेट वॉज वेरी हाई 40%, ड्यू टू विच द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन वाज 8% पर एनम। क्यों थी ये रीजन सभी को पता है कि अंग्रेजों के समय पे क्या रीजंस थे कि बर्थ रेट और डेथ रेट इतनी हाई होने की वजह। ठीक है, अगली चीज है उस समय पे जो लोग, जो बच्चे थे इनफाइनाइट, इसका मतलब होता है 1 साल के बच्चे जो थे वो मर रहे थे बहुत ज्यादा। जैसे कह सकते हैं 1000 में से सिर्फ 218 ही बच्चे बचते थे, बाकी सब मर जाते थे। पढ़े लिखे तो बहुत कम थे, क्योंकि अंग्रेज तो चाहते ही नहीं थे कि पढ़े, इसलिए उस समय पे फीमेल्स तो बहुत लिटरेसी रेट में बहुत ही पीछे थी, 7%। मेल्स फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ लेते थे, मगर जो लिटरेसी रेट थी वो उस समय बहुत ही कम थी, क्योंकि अगर पढ़े लिखे लोग ज्यादा हो गए तो इंडिया जो है वो डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा। ठीक है, डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन एक ऐसा पीरियड था, देखो ये पूछा जा सकता है 1921, ये याद रखना ये डे को। इस डे पर ये चीज बताई गई थी कि इस समय पे जो इंडिया के अंदर ग्रेट डिवाइड
पीरियड, ये कह सकते हैं ना, अभी सुना भी होगा 100 ईयर पहले एक प्लेग की बीमारी हुई थी। प्लेग की बीमारी से क्या हो गया था, इंडिया की जो पॉपुलेशन जो बढ़ रही थी एकदम से घटनी स्टार्ट हो गई थी, मतलब उस रफ्तार से बढ़ नहीं पा रही थी, एकदम से कम हो गया था पॉपुलेशन में। ठीक है, ये बताया गया इसमें। और जीने की जो एज थी वो सिर्फ उस समय पे 32, क्योंकि वहां पर हेल्थ इतनी अच्छी, हेल्थ फैसिलिटीज इतनी अच्छी नहीं थी। हेल्थ फैसिलिटीज के साथ लिटरेसी रेट इतना अच्छी नहीं था। अगर पढ़े लिखे लोग हो तो उनको चीजों को समझ आएगी कि भाई ये चीज कैसे हो सकती है, और हेल्थ फैसिलिटी अच्छी मिल जाएगी तो उससे क्या होगा, एक अच्छी तरीके से जीने की जो एज है वो भी इंक्रीज होती चली जाएगी। पहला ये चीज थी हमारी, यहां तक चीजें समझ आई, एक एक चीज समझ आई। अब बात करते हैं, अब देखो हमने क्या किया, एग्रीकल्चर के बारे में बात कर ली, इंडस्ट्री के बारे में बात कर ली, डेमोग्राफिक प्रोफाइल के बारे में बात की, फॉरेन ट्रेड के बारे में। अब आता है इंडियन इकोनॉमी के बारे में। देखो ये क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक क्वेश्चन कंपलसरी आएगा आएगा, इसलिए मैंने ये पहला चैप्टर पूरा ही लिख दिया कि जो भी चीजें आएंगी वो इस तरीके से पूछ ली जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से याद करना। अब बताया गया कि भाई उस समय पे इकोनॉमी का क्या हाल था। इकोनॉमी में कोई भी ग्रोथ नहीं थी, बिल्कुल स्थिर था, जैसी की जैसी इकोनॉमी बनाई गई ना वैसी की वैसी थी, और कोई ग्रोथ नहीं थी। बहुत कम ग्रोथ थी, सिर्फ कितनी परसेंट थी, 0.5%, जो ज्यादा नहीं होती। क्यों थी, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी थी वो पिछड़ी हुई थी। हमें नॉलेज ही नहीं थी कि हमें चीजों का कैसे प्रोडक्शन करना चाहिए, कैसे कैसे नई फैसिलिटीज आ सकती है। ठीक है, ये रहा भी काफी समय तक, इंडिया के इंडिपेंडेंस होने के बाद भी ये चीज रही, क्योंकि 1991 तक हमें कुछ भी इतनी नॉलेज नहीं थी, हमारे देश में इतनी फैसिलिटीज, मगर ये था कि ब्रिटिश अंग्रेजों से ज्यादा ही थी। ठीक है, क्यों था, पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हो जाना। ठीक है, ये बताया गया इसमें। ठीक है, इंडिपेंडेंस के ग्रेथ ग्रेथ रेट जो थी वो पॉपुलेशन की बहुत ज्यादा थी। आगे हम किस पे डिपेंड करते थे ज्यादा, एग्रीकल्चर पे, क्योंकि उसके अलावा कोई काम आता ही नहीं था। इंडस्ट्री क्या थी, पिछड़ी हुई थी। देखो जो चीज हमने वहां से पढ़ी है वही इस पे पॉइंट लिख दिया। इकोनॉमी किस वजह से कमजोर हो सकती है, टेक्निक्स अच्छी नहीं थी। ठीक है, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी, हम किस पे डिपेंड करते, एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते थे, इंडस्ट्रीज हमारी बहुत पिछड़ी हुई थी। तो यही सब चीजें यहाँ पर बताई गई। लेस ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कैसे कि रोड भी इतने नहीं थे अच्छे, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज नहीं थी। आज हम एक जगह से दूसरी जगह पे सामान लेके जाएंगे, देखो कितना डेवलप हो चुका है, हम मेट्रो का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने में कितना कम समय लगता है, पहले समय बहुत ज्यादा लगता था। अब अनाज को दूसरी जगह पे ले जाना पड़ेगा तो कितना समय लग जाएगा, बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। तो यही चीज इसमें बताएगी है। लिमिटेड फॉर ट्रेड, भाई लिमिटेशन थी ट्रेड के लिए। ठीक है, फॉरेन ट्रेड है ये, फॉरेन ट्रेड, यही पॉइंट हमने यहाँ पे लिखे हैं, कुछ अलग नहीं लिखा। ठीक है, फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड उस समय क्या था कि बहुत कम, बहुत लो मात्रा में फॉरेन ट्रेड थे। ठीक है, फॉरेन ट्रेड क्यों थे मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बता दिया है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था, देखो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जो आता है वो 3 वजह पे ही आता है। हमारा तीन तीन ही सेक्टर होते हैं। एक होता है प्राइमरी सेक्टर, जिसमें हम एग्रीकल्चर से ज्यादा थे, तो इस समय पे ये बहुत ज्यादा अमाउंट में था, 72.7%। सेकेंडरी जो होता है, सेकेंडरी सेक्टर जो होता है वो हमारा होता है इंडस्ट्री से रिलेटेड, जो 10.1% था। और तीसरा जो आता है वो आता है टेरिटरी सेक्टर। अब ये क्या कहता है, ये सेक्टर सर्विस सेक्टर से ज्यादा, या कह सकते हैं कि इन दोनों से सामान बनता है और ये क्या करता है, पहुंचाता है कंज्यूमर्स तक। तो ये इस समय 17.2% था। ठीक है, देखो कितना डिफरेंस है इन दोनों में कितना बड़ा डिफरेंस है। तो सबसे पहला यही रीजन लिखोगे कि भाई एग्रीकल्चर हमारा मेन ऑक्यूपेशन था, क्योंकि 72.7% हमारे लोग किस में बिजी थे, एग्रीकल्चर में बिजी थे, क्योंकि उसके अलावा कोई काम आता नहीं था। इसकी वजह से टेक जो इकोनॉमी थी हमारी वो पिछड़ी हुई थी। यही लाइन लिखी है मैंने, कुछ अलग से नहीं लिखा भाई, ये कुछ अलग से नहीं लिखा कि ये चीज इस तरीके से लिखी गई है, कि कुछ इस तरीके से नहीं लिखा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि उस समय इंडस्ट्री क्या थी। सिर्फ हमारे देश के अंदर 10% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन वर इंगेज्ड इन इट, सिर्फ 10% ही लोग सेकेंडरी उसमें थे, जबकि बाकी कंट्रीज में जैसे कि यूएसए में 42%, जापान के अंदर जापान के अंदर 39%, तो ये सब इंक्लूड थे। आगे बोला अनबैलेंस्ड ग्रोथ थी, इसमें टेबल में साफ साफ दिखाया गया कि डिफरेंस कितना ज्यादा है। अगर देखोगे तो कितना डिफरेंस है, ऑल सेक्टर्स में इकोनॉमी में इक्वल डेवलपमेंट होना चाहिए, जबकि अगर कभी भी कोई भी सेक्टर अगर इतना डिफरेंस रखेगा तो कभी भी फायदा नहीं रख सकता। तो ये चीज इसमें बताएगी। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या भाई, इस समय ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, एनर्जी और बैंकिंग किस तरीके थी इसके बारे में बात करें। ये आप लिख सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हो, मैंने सिर्फ थोड़ी थोड़ी बातें ही लिखी है। क्या लिखा है भाई, मेन एलिमेंट होता है इकोनॉमिक ग्रोथ का,
इन इकोनॉमिक ग्रोथ का क्यों है? क्योंकि ये सब चीजें हमारे लिए जरूरत है। देखा ना, मैंने बताया ना कि भाई हमारी जो लाइफ की जो एज थी वो 32 क्यों थी? क्योंकि हेल्थ अच्छा नहीं था, एजुकेशन अच्छी नहीं थी, हाउसिंग फैसिलिटीज नहीं थी। ठीक है, उसके अलावा अब देखो हमारे पास एग्रीकल्चर से रिलेटेड हम क्या कमर्शलाइजेशन क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बैंकिंग फैसिलिटी नहीं थी। अगर रूरल एरिया के अंदर पैसा ही नहीं मिलेगा उन्हें, और पैसा किससे लेते? जमींदार से। जमींदार क्या करते थे? वो सारा का सारा माल अपने पास रख लेते थे और इतना ज्यादा टैक्स लगा देते थे, जो फार्मर्स है वो ऑटोमेटिकली गरीब होते चले गए। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं था, ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं ले जा सकते थे। ठीक है, कम्युनिकेशन नहीं थे, फोन्स वगैरह नहीं थे। अगर फोन होते तो बता सकते थे भाई इस पे इतना रेट है, इस पे इतना रेट है, ताकि वो आगे जाके चीजों को बढ़ा सके। तो ये एक दूसरे से लिंक करके चलना। तो इस समय पे हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट था वो बहुत ही कम था। तो ठीक है, मगर गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ चीजें हमारे लिए की, जैसे रेलवे, पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस, ठीक है, टेलीग्राम सुविधा, पोर्ट्स बना दिए, कुछ रोड्स बना दिए, जिससे कि हमारा डेवलपमेंट धीरे धीरे हो सकता है। ठीक है, जिससे हम अपने गुड्स भी क्या कर सकते हैं? सेल। मगर ये सबसे बड़ा फायदा कौन उठा रहे थे? अंग्रेज ही उठा रहे थे, क्योंकि वो क्या करते थे? अपने कच्चे माल को लेकर आते थे इंडिया तक, और इंडिया तक पहुंचाना जरूरी था, क्योंकि यहाँ से ही रॉ मटेरियल उठाएंगे तो इंडियंस को वो चीज खरीदने, वो चीज क्या करनी पड़ेगी? खरीदने के लिए कहीं एक ही जगह पे थोड़ी ला सकते हैं, दूर दूर तक ले जा रहे, तो उसके लिए क्या फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी चाहिए। ठीक है, टेलीग्राम फैसिलिटी चाहिए। टेलीग्राम फैसिलिटी होती तो बता सकते हैं कि भाई यहाँ से इतना इतना रिक्वायरमेंट है इस सामान की, तो यहाँ पे भेजो। तो ये सब चीजें भी यहाँ पर होती थी। अब बात करते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट। कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी थे जो अंग्रेजों के समय पे थे। क्या क्या? अभी हमें एक पॉजिटिव इम्पैक्ट तो सीखा ही है कि रेलवे, रोड्स वगैरह बनाए थे। इकोनॉमी के अंदर सोशली ग्रोथ के में भी थोड़ी बहुत इंक्रीमेंट की थी। एग्रीकल्चर को कमर्शलाइजेशन करने का काम भी इनका ही था। ठीक है, इन्होंने ही थोड़े थोड़े करके फार्मर्स को मार्केट तक पहुंचाने का काम भी किया गया। ठीक है, उसके अलावा बार्टर सिस्टम, ये बार्टर सिस्टम, बटर सिस्टम नहीं, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम था पहले इंडिया के अंदर, बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम होने की वजह से, कल हमने इकोनॉमी में पढ़ा है, मनी चैप्टर में पढ़ा, बार्टर सिस्टम क्या, बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ा भाई बार्टर सिस्टम क्या होता है। बार्टर सिस्टम के अंदर हम गुड्स का एक्सचेंज करते हैं, और सिर्फ गुड्स का ही कर पाते हैं। मगर उसके लिए हमें क्या चाहिए? आज के समय पे हमें मनी में अगर इजी हो जाए तो हम बार्टर सिस्टम को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, उस समय एडमिनिस्ट्रेशन एक इस तरीके एफिशिएंट बना दिया कि ताकि जो लोग अब ऊपर डिवीजन पे बैठे हैं वो करप्ट नहीं हो। ठीक है, वो अच्छे तरीके से मैनेज कर सके। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हमने बहुत कुछ चीजें पढ़ी। अब आता है जो नेक्स्ट चैप्टर में आता है, सबसे पहले आता है इकोनॉमिक प्लानिंग। अगर मैं बात करूं, एक एक पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इकोनॉमिक प्लान देखो, मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना सिर्फ उतना ही लिखने वाला हूँ, बाकी सब चीजों को सिर्फ थोड़ा थोड़ा पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब होता है यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज अवेलेबल रिसोर्सेज, कि मुझे क्या करना है, अपने देश के अंदर जो रिसोर्सेज है ना उनका हम किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं, उसको प्रायोरिटी देने के लिए इकोनॉमिक प्लानिंग की जाती है। इसमें काफी सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होते हैं, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। लॉन्ग टर्म क्या हो सकते हैं? लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव जैसे इंक्रीज कर दें हम नेशनल इनकम को। नेशनल इनकम को बढ़ाने के लिए हमारा यही प्लानिंग होती है ना भाई, किसी तरीके से हमारे देश की इनकम बढ़ जाए। हमारी इनकम बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ जाएगा, जीडीपी बढ़ेगी तो हमारी पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी। ठीक है, हम सेकंड क्या करते हैं? सेकंड क्या सोचते हैं? भाई एम्प्लॉयमेंट अच्छा हो जाए, तो वहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट देने की कोशिश करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं। ठीक है, कि भाई जो सारे सामान है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन करना चाहते हैं कि नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो। नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा तो इससे क्या होगा? प्रोडक्शन में वृद्धि होगी। प्रोडक्शन में वृद्धि होगी तो उससे हमारा देश भी आगे चीजें बढ़ पाएगा। ठीक है, सेल्फ सफिशिएंसी, सबसे पहले अपने देश का भरो, उसके बाद दूसरे देश का भरो। ठीक है, तो आगे इकोनॉमिक प्लानिंग के अचीवमेंट्स भी यही लिख सकते हो आप। अचीवमेंट्स में भी ये लिख सकते हो कि क्या अचीवमेंट थे। हमने नेशनल इनकम को बढ़ा दिया, हमने एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा दिया, एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। ठीक है, तो नेशनल इनकम बढ़ गई तो पर कैपिटा इनकम बढ़ गई, पर कैपिटा इनकम बढ़ गई तो कैपिटल फॉर्मेशन हो पाया। ठीक है, हमने क्या किया? एग्रीकल्चर के रिफॉर्म्स में चेंजेस ला दिए। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री को डेवलप कर दिया हमने। ठीक है, डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज, और इम्प्लॉयमेंट तो बता ही दिया कि इम्प्लॉयमेंट को बढ़ा दिया हमने। किसके? इम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दी, किसमें? इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर। मॉडर्नाइजेशन कर दिया, मॉडर्नाइजेशन कर दिया, टेक्निक्स नई नई आ गई। ठीक है, सेल्फ सफिशिएंसी को बढ़ा दिया, तो इसलिए ये चीज बताएगी। मगर इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया हैज नॉट बीन सक्सेसफुल। मगर कह सकते हैं कि इकोनॉमिक प्लानिंग पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ पूरी तरीके से सक्सेसफुल? यहाँ कह सकते हैं नॉट सक्सेसफुल।
उसके पीछे रीजन क्या है? सोचो यार, थोड़ा सा सोचो कि क्यों सक्सेसफुल नहीं हुई इकोनॉमिक प्लानिंग हमारे देश में। सबसे पहली चीज, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड नहीं सुधर पाया। सबसे पहली चीज क्या है, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड सुधर नहीं पाया। नो इंक्रीज इन लिविंग स्टैंडर्ड। अगर हमारा देश यूएसए से compete करेगा तो उसके लिए उनका देखो लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, उनका रहना सहना कैसा है, उनकी बेसिक नीड सारी फुलफिल हो रही है, मगर क्या देश में सभी की फुलफिल हो पाती है? नहीं हो पाती। नेक्स्ट क्या है? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन हमारे देश में देखा होगा, प्राइस बढ़ता 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 चला जाता है, कभी घटता नहीं है। इन्फ्लेशन होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, क्या सभी जगह पे ग्रोथ बराबर हुई होगी प्रोडक्शन की? नहीं हुई भाई। लेस ग्रोथ अगर फेल हो रही है तो प्लानिंग तो किस लिए फेल हो रही है? लेस ग्रोथ इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में क्या है, ग्रोथ कम हो रही है। ये लिख सकते हो। ठीक है, इन जब यहाँ पे ये था इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने की कोशिश की मगर हो नहीं पाई, तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, क्या एम्प्लॉयमेंट पूरी तरीके से मिल पाए? नहीं मिल पाए, इसलिए वो फेल हो गया। डिपेंडेंसी, हम किस पे डिपेंड थे? दूसरी कंट्रीज पे डिपेंड थे। ये सब चीजें। ठीक है, इसके बाद तीन वर्ड आते हैं जो इकोनॉमी के सबसे बड़े टाइप्स हैं। एक का नाम है कैपिटलिस्ट, एक का नाम है सोशलिस्ट, और एक का नाम है मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, जो इंडिया है। सबको पता है, पर पहले बता देता हूँ इसके बारे में क्या क्या चीजें। देखो भाई, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कौन सी होती है? कैपिटलिस्ट देखो नाम से पता चला, कैपिटल मतलब जहां पर किसका कंट्रोल हो? प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल हो। वैसे आप पढ़ चुके होगे, ये किसमें पढ़ा होगा? पिछले साल माइक्रो में पढ़ा होगा। सेकंड है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट इकोनॉमी कौन सी होती है? सोशलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां पर पब्लिक सेक्टर का कंट्रोल हो, जहां पर पब्लिक सेक्टर का कंट्रोल। अब देखो, प्राइवेट सेक्टर है तो मेन काम किसका होता है? प्रॉफिट कमाना होता है। अब पब्लिक सेक्टर है तो इनका काम क्या होगा? इनका काम क्या होगा? इनका काम होगा भाई वेलफेयर करना। वेलफेयर करना। देखो इस तरीके से जोड़ो, इस तरीके से चीजें करके आओ, कुछ भी चीजें नहीं होंगी। अब प्रॉफिट कमाना तो किसका हो? एक्सप्लोइटेशन हो जाएगा कंज्यूमर का, मगर इसमें नहीं हो पाएगा एक्सप्लोइटेशन। ठीक है, इसमें क्या होगा? अनइक्वल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, मगर इसमें क्या होगा? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। या सैलरी वगैरह से ले सकते हो। तो ये चीज इस तरीके से यहाँ पर बनेगी। मिक्स्ड इनकम क्या होता है? इन दोनों को मिलाकर, जिसमें दोनों शेयर हो, जिसमें पब्लिक भी हो और प्राइवेट भी हो। ठीक है, यहां तक चीजें समझ आ रही हूँ, उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होंगी। ठीक है, इसके अलावा इसमें और क्या क्या पॉइंट बन सकते हैं? इसमें इतनी चीजें बहुत हैं। ठीक है, आगे आता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। छोटी इंडस्ट्रीज कौन सी होती है? जो 5 करोड़ से कम की होती है। 5 करोड़ से कम की होती है। ठीक है, इसके कुछ फीचर्स होते हैं। सबसे पहला फीचर्स तो मैंने बता दिया भाई, 5 करोड़ होते हैं। ठीक है, और इसमें कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल होता है? देखो दो टेक्निक होती है हमारे पास। एक होता है कैपिटलिस्ट, एक होता है, एक सेकंड, एक होती है, हमारे पास दो टेक्निक्स होती हैं। एक होता है लेबर इंटेंसिव, एक होता है कैपिटल इंटेंसिव। ये क्या होता है? देखो कैपिटल इंटेंसिव का मतलब होता है कि वो टेक्निक जिसमें हम पैसों का ज्यादा इस्तेमाल करें। लेबर इंटेंसिव में लेबर का ज्यादा इस्तेमाल करें, कैपिटल का कम करें। तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उसके अंदर लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। इतनी बात समझ आई? ठीक है, इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम होती है, देखो वहीं से जोड़ो। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड नहीं होती। इसमें क्या किया जाता है? एनकरेज किया जाता है किसको? एनकरेज किसको किया जाता है? एक्सपोर्ट को एनकरेज किया जाता है। तो ये सब फीचर्स लिख सकते हो किसमें? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में। चलो, अब नेक्स्ट क्या पूछ सकता है कि एग्रीकल्चर का रोल क्या होता है? एग्रीकल्चर का रोल क्या होता है किसमें? एग्रीकल्चर का रोल बताओ, किसमें बताना है एग्रीकल्चर का रोल? हमारे इकोनॉमी में। इकोनॉमी में क्या रोल है? देखो भाई, इकोनॉमी में रोल का क्या मतलब है? एक तो सबसे पहला पैसा लेकर आएगा, पैसा लेकर आएगा तो नेशनल इनकम बढ़ जाएगी। चलो, नेशनल इनकम बढ़ गई, नेशनल इनकम बढ़ गई, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। चलो, एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया तो इंडस्ट्रीज बढ़ जाएंगी। ठीक है, हाँ भाई, इंडस्ट्रीज के लिए भी तो हेल्पफुल है, क्योंकि उसके अंदर भी तो चीजें प्रोवाइड करते ही है एग्रीकल्चर। जैसे शुगर केन है, चीनी तुम खाते हो, चीनी से मिलने वाले प्रोडक्ट बनते हैं, तो वो शुगर केन कौन प्रोवाइड करता है? वही प्रोवाइड करता है। और फॉरेन ट्रेड में कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, डोमेस्टिक ट्रेड बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से चीजों को याद रखो भाई, ये कौन सी चीज बढ़ने वाली है, किस तरीके से बढ़ने वाली है। अब प्रॉब्लम्स क्या आती है? प्रॉब्लम्स तो हमने ऊपर पढ़ ली।
वही सेम प्रॉब्लम्स लिख देना, कुछ अलग मत लिखना। चलो अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आता है रिफॉर्म्स, कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर कौन कौन से रिफॉर्म्स होते हैं। तो सबसे पहला होता है टेक्निकल रिफॉर्म्स। टेक्निकल रिफॉर्म्स का मतलब क्या है भाई, फर्टिलाइजर्स का किस तरीके से यूज करना होता है, बस यही चीज है। तो HIV सीड्स का यूज करने लगे हम इंडिपेंडेंस के बाद, जब अभी आएगा ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज करने लगे, मॉडर्न टेक्निक्स का यूज करने लगे, जैसे ट्रैक्टर वगैरह का इस्तेमाल करने लगे, पहले हल वगैरह का इस्तेमाल, साइंटिफिक फार्मिंग होने लगी। साइंटिफिक फार्मिंग का मतलब क्या होगा भाई, जैसे कि हम क्या करते हैं, क्रॉप रोटेशन करनी चाहिए। एक बार में क्या करते थे लोग, पहले एक जैसा क्रॉप, एक ही क्रॉप प्रोड्यूस करते थे हर बार, मगर बाद में क्या करने लगे, चीजों को चेंज करने लगे, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, देखो इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है भाई, इंस्टीट्यूशन से याद रखो पैसा, ये नहीं कि इकोनॉमिक्स से पैसा, मतलब इंस्टीट्यूशंस का मतलब होता है एक बीच में जो इंटरमीडिएट व्यक्ति होता है, वो इंस्टीट्यूशंस है, वो इंस्टीट्यूशंस है। तो हम क्या करते थे, हमने इंटरमीडिएट जो हमारे जमींदार वगैरह थे उनको हटा दिया, अब हम बैंकों से ज्यादा जाकर पैसा लेने लगे, ठीक है। रेंट, हमें रेंट देना पड़ता था, मगर गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, डिसाइड कर दिया कि 1/3 रेंट ही तुम दे सकते हो क्रॉप का। पहले तो जमींदार कुछ भी ले लेते थे। तो ये चीज सही समझ आई, ठीक है। ये चीज समझ आई होगी, उम्मीद करता हूँ अच्छे तरीके से समझ आ रही होंगी। एक एक चीज समझाने की कोशिश की जाइए, ठीक है। उसके अलावा ये बहुत ज्यादा अच्छा 63 लाख, ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया कि एक होल्डिंग की एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक स्केट, ठीक है। किसी को नोट्स चाहिए तो पूरी तरीके से ठीक होकर मिलेंगे, कोई ऐसी बात मत समझना कि नोट्स में मिस्टेक है, क्योंकि टाइपिंग वगैरह में मिस्टेक हो जाती है। तो यहाँ पर ये चीज बताया कि होल्डिंग किस तरीके से, सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग, कि भाई गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, इंपोज कर दिया लैंड होल्डिंग को। कॉर्पोरेटिव फार्मिंग बना दी हमारी, कि उनको भी एक तरीके से ये सोचा जा सकता है कि भाई पैसा कैसे कमाया जाए इस फार्मिंग से भी। तो ये सब इसमें बताया गया, ठीक है। अगली चीज क्या होती है, जनरल रिफॉर्म्स। क्या जनरल जरूरत क्या क्या थी, इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी, क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी, मार्केट फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी, एक लिमिटेड प्राइस रख दिया कि भाई इतना प्राइस तो होना चाहिए जिस पर हम क्या, जिस पर फार्मर्स क्या कर सकते हैं, चीजों को बेच सकते हैं। तो यहाँ पर आता स्पोर्ट प्राइस पॉलिसी। इतनी बात समझ आई, ठीक है। ये चीज आ गई। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे आता है ग्रीन रेवोल्यूशन। ये ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, देखो मैं एक एक चीज बताता हूँ, एक एक चीज बताता हूँ। इसके जो फादर थे ना, सबसे पहले फादर का नाम याद रखना, हमारे लिए तो ये इंडियंस का ही नाम याद रखना, MS स्वामीनाथन। ये एग्जाम में पूछ ले जाता है, और जब का बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत जो इंडिया में होती है 1960 1970 में, 1960 में आ गया था, मगर अडॉप्ट बाद में किया गया 1970 के अंदर, ठीक है। अप्रोक्स डेट लिखनी है तो इतना लिख लेना, 1966 से लेकर 1967 इनके बीच में आ गया था। इसका मेन मोटिव क्या था भाई, आकर एग्रीकल्चर फैसिलिटीज को सही करना। तो इसने क्या किया, HIV सीड्स, जो हाई यील्ड सीड्स होते हैं, उनको लाया और बोला कि भाई तुम इसका यूज करो ताकि तुम अच्छे तरीके से अपनी फार्मिंग कर सकते हो। फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज किया, इरिगेशन फैसिलिटी में भी बढ़ाने में मदद की, इरिगेशन फैसिलिटीज को भी इसी ने बढ़ाया, मॉडर्न टेक्निक्स को बढ़ाया। तो यही पॉइंट अभी हमने लिखे थे ना, यही पॉइंट ऊपर लिखे ना रिफॉर्म्स में, यही उठा के लिख देना भाई, कुछ नया मत लिखो, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, फूड ग्रेन का प्रोडक्शन बढ़ाना, सेल्फ सफिशिएंसी हो एग्रीकल्चर में, डिपेंडेंसी हो ऑन इम्पोर्ट, कम कर दिया, इंपोर्ट पे जो डिपेंडेंसी थी वो कम कर दी, कि हम बाहर से नहीं लेंगे, अब हम खुद से ही प्रोड्यूस करेंगे। पॉजिटिव इंपैक्ट क्या था, सेल्फ सफिशिएंट थे, ठीक है। फार्मर्स को इंप्रूव की, जैसे पंजाब हरियाणा के अंदर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। नेगेटिव इंपैक्ट भी थे कुछ, रीजनल इनइक्वालिटीज थी, बहुत कम सर्टेन स्टेज में ये जल्दी से जल्दी आने लगा, बाकियों में नहीं आ पाए। सोयल डिग्रेडेशन, अब एक बात है, जब हम पेस्टिसाइड्स का यूज करेंगे या हाई यील्ड सीड्स का यूज करेंगे तो हमारी जो फर्टिलिटी वो एक समय के बाद खत्म हो जाएगी। और जैसे कि लोग क्या करते थे, अच्छा खाना खाते थे पहले, मगर आज के समय में ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि जब हम पेस्टिसाइड्स का यूज करेंगे, पेस्टिसाइड से तो वो हमारे खाने पे भी तो लगेगा, अब वो हमारे खाने को भी तो हार्म कर रहा है, जिससे हमारे जो हेल्थ इश्यूज है वो भी तो इफेक्ट कर रही होंगी। क्योंकि पहले हम क्या करते थे, काउडन वगैरह का इस्तेमाल करते थे, काउडन वगैरह का इस्तेमाल करने से क्या होता था, एक ऐसी चीज बन जाती थी, एक ऐसी लेयरिंग बन जाती थी कि वो नेचुरली सब चीजें होती थी, ठीक है। क्योंकि हम काउ मिल्क वगैरह तो पीते ही हैं, तो इसलिए क्या किया गया, अगर हम ओवर यूज करेंगे केमिकल्स का तो हमारी हेल्थ पे भी वो इफेक्ट करेगा। तो एक प्रॉपर तरीके से मैंने लिखा, अगर राइट शॉर्ट नोट आता ना, कोई भी 3 या 4 नंबर ऐसे वाले में बिल्कुल नहीं करना है। फादर कब स्टार्टिंग हुई,
क्या इसके की फीचर्स थे, क्या इसके ऑब्जेक्टिव थे, क्या पॉजिटिव थे, क्या नेगेटिव थे, बिल्कुल आप देखकर कह सकते हो कि भाई साहब ये चीज तो मजेदार है। तो मजेदार ही चीजें होनी चाहिए। अब आती है इंडियन पॉलिसीज रिवोल्यूशन एक्ट 1956। अच्छा, पहले ये बात बताओ कि ऐसा क्या वजह थी कि ये पॉलिसीज लाई गई, ये पॉलिसीज लाई गई, क्या ऐसी वजह थी कि भाई ये पॉलिसीज लाने की रीजन क्या थी? ये पॉलिसी लाने का रीजन क्या लिख सकते हो भाई साहब? हमारे पास पैसा कम था, लैक ऑफ क्या कह सकते हैं कि हम क्या करते थे, कैपिटल इंटेंसिव पे नहीं लेबर इंटेंसिव पे यूज करते थे, रीजनल इम्बैलेंस था, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था चीजों के अंदर, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट का सोर्स नहीं बढ़ा पा रहे थे, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को नहीं बढ़ा पा रहे थे, क्योंकि इंडस्ट्रीज के अंदर भी तो लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाना जरूरी है ना। तो इस तरीके से जवाब दोगे तो ये आती है पॉलिसी 1956। तो दो ही पॉलिसी, एक 1956 की बात करते हैं, एक हम बात करेंगे 1991 में। तो इसमें क्या क्या चेंजेस हुए 1956 में? भाई इसमें क्या हुआ, न्यू क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। इसमें ना 3 शेड्यूल बनाए, ए बी सी। अब शेड्यूल पहला कहता है कि भाई सबसे पहले प्राइवेट सेक्टर को स्टैब्लिश करो, उसके बाद पब्लिक और प्राइवेट को स्टैब्लिश करो, और इसके अंदर सभी के सभी सेक्टर्स जो बच गए उसके अलावा उन सेक्टर्स को स्टैब्लिश करो, ये कहा गया। इसमें बोला कि भाई लाइसेंसिंग देखो 1991 में हटा था लाइसेंसिंग, इसमें थोड़ी हटा था, इसमें तो लाइसेंस लेना पड़ेगा प्राइवेट सेक्टर को, कि प्राइवेट सेक्टर को लाइसेंस लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से, फिर जाकर वो अपनी इंडस्ट्रीज ओपन कर सकता है। ध्यान किस पे ज्यादा दिया गया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पर, उसमें नहीं दिया गया लार्ज। अब लार्ज को नहीं, पहले छोटी छोटी, क्योंकि छोटी छोटी बनाकर हम एक लार्ज बना सकते हैं। रीजनल डिस्पार्टीज की बैकवर्ड एरियाज में भी क्या किया गया, इंडस्ट्रीज ओपन करने का भी सोचा गया। अगर वहां पर इंडस्ट्रीज ओपन हो जाएंगी तो उससे क्या फायदा होगा, उससे ये फायदा होगा कि भाई साहब कि देश के अंदर जो गरीब लोग हैं वो भी इंडस्ट्रीज में जाके काम कर सकते हैं। अब इंडस्ट्रीज में जाके काम कर सकते हैं तो उससे क्या फायदा होगा, उनका जो इकोनॉमी जो है वो हमारी जो देश की है वो भी बढ़ जाएगी, जो पॉवर्टी रेट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सब चीजें इसमें बताएगी, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाया गया, प्राइवेट सेक्टर बढ़ेगा, प्राइवेट सेक्टर बढ़ेगा तो फायदा भी फायदा है। देखो आज प्राइवेट सेक्टर ज्यादा है एज कंपैरिजन कौन सा, पब्लिक सेक्टर से। तो उससे क्या फायदा होता है, पूरा कंट्रोल में चीजें चलती है, सभी लोग काम करने में इच्छा रखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज बनाएगी। अब चलो ये तो बात सही थी। अब इसके बाद कि ये बोला है कि मेन फीचर ऑफ 1991, 1991 से पहले क्या ऐसी चीजें हुई, कुछ क्या इफेक्ट पड़ा 1956 पॉलिसी के, क्या गुड इफेक्ट थे, क्या इम्पोर्ट, क्या बैड इफेक्ट थे। तो देखो इसके बीच में जो पॉलिसीज बनाएगी उसको क्या था, इंडियन इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना। भाई जब क्या करते थे कि लोग क्या करते थे कि पहली बात तो प्राइवेट सेक्टर को क्या करना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा, बाहर की कोई इंडस्ट्री आ नहीं सकती थी। तो सबसे पहले क्या गया, इंडियन इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट किया गया। इसके बाद इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या किया गया, डोमेस्टिक प्रोडक्शन के गुड्स को बढ़ाया गया ताकि हम दूसरी कंट्री से इंपोर्ट ना कर सके, ठीक है। इंडियन इंडस्ट्रीज को कंट्रोल में रखा गया, रेगुलेट किया गया, उन्हें भाई लाइसेंस लेना पड़ेगा, उनके लिए एक स्पोर्ट प्राइस रखा गया कि इतना प्राइस रहना चाहिए, इतना प्राइस नहीं रहना चाहिए। पब्लिक सेक्टर पर ज्यादा ध्यान दिया गया था तब तक, कि देखा होगा ना, सबके फादर या फिर ग्रैंड फादर गवर्नमेंट जॉब पे हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि उस समय में पब्लिक सेक्टर पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था, बाकी चीजों पर ध्यान ज्यादा नहीं दिया गया। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को ज्यादा इंक्रेज किया गया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ज्यादा बढ़ती जाए इसीलिए ज्यादा, ठीक है। और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को भी बढ़ाया गया था, ऐसा नहीं था कि बढ़ाया नहीं गया, मगर कुछ इसके गुड इफेक्ट भी हैं और बैड इफेक्ट भी है। इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है वो 6% से बढ़ गया था, ठीक है। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का भी डेवलपमेंट हुआ, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का भी डेवलपमेंट हुआ। ये वही चीज है जो हम पढ़ते आए थे, ठीक है। एग्रीकल्चर पे कम ध्यान दिया गया, बाकी इंडस्ट्रियल सेक्टर पर ज्यादा ध्यान दिया गया। बैड इफेक्ट क्या है, बैड इफेक्ट अभी ऊपर से बनाओ, ऊपर से ही बनाओ। पब्लिक सेक्टर पर ज्यादा ध्यान, प्राइवेट सेक्टर पर नहीं ध्यान, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज पर ज्यादा ध्यान। फॉरेन इंडस्ट्री कंपटीशन में एंटर ही नहीं करने वाली थी। आज जब तक फॉरेन कंट्री अगर एंटर ही नहीं करेगी तो भाई साहब क्या होगा, इससे क्या दिक्कत होगी। अगर फॉरेन इंडस्ट्री एंटर ही नहीं करेगी तो उससे क्या होगा कि हम कंपटीशन नहीं कर पाएंगे और हम उस स्टेज तक नहीं पहुंच पाएंगे जिस स्टेज तक हमें जाना चाहिए। हम सिर्फ सोचेंगे थोड़ा ही, जैसे होता है ना कि क्लास में एक टॉपर है, अगर हम टॉपर से कंपटीशन नहीं करने वाला,
कोई व्यक्ति टॉपर से कंपटीशन नहीं करना तो वो एवरेज स्टूडेंट ही बन के रह जाएगा। तो यहाँ पे भी यही काम था। फॉरेन कैपिटल नहीं आ पाएगी। अब जब फॉरेन इंडस्ट्रीज है इंडिया के अंदर नहीं आ पा रही तो फॉरेन कैपिटल या इन्वेस्टमेंट हो नहीं पाएगा, और जिससे कि जो फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल है वो कम हो जाएगा। अब फ्लो ऑफ कैपिटल हमें जरूरी है, क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें क्या करना होता है, बाहर से भी तो चीजें खरीदनी पड़ती है। अब बाहर से चीजें खरीदने के लिए क्या चाहिए? फॉरेन सिक्योरिटीज या गोल्ड चाहिए, और वो हमारे पास बचने वाला नहीं। ठीक है, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। तो नेक्स्ट क्या बोला है, डिस्क्राइब द मेन कंपोनेंट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। अब ये आती है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। हमारे पास तीन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज में तीन चेंजेस आए। तीन चेंजेस क्या क्या आए उसके बारे में बात करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो तीन चेंजेस क्या क्या थे सभी को पता है, सब बहुत अवेयर हैं इस चीज के बारे में। तीन चेंजेस क्या है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी? एक हुआ लिबरलाइजेशन, एक हुआ प्राइवेटाइजेशन, और एक हुआ ग्लोबलाइजेशन। यही तीन काम हुए। तीन काम हुए। अब लिबरलाइजेशन क्या कहता है? लिबरलाइजेशन कहता है कि अब हमें देखो तीन ही काम तो करने, देखो हम हमारा मेन फोकस किस पे था? हमारा मेन फोकस किस पे था भाई साहब? मेन फोकस पब्लिक सेक्टर पे था, वो खत्म किया गया। लाइसेंस देना पड़ता था हर किसी को। ठीक है, हम बाहर कंट्री से ट्रेड नहीं कर पाते थे, या कह सकते हैं इंडस्ट्रीज या इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाती थी कंट्री। यही तो बात कही गई है। तो यही तीन चीजों में चेंज आ गया। इसमें बोला लिबरलाइजेशन में क्या बोला है? लिबरलाइजेशन में बोला भाई साहब कि फ्रीडम कर दो, डायरेक्ट या फिजिकल कंट्रोल जो था गवर्नमेंट का उससे फ्री कर दो, मतलब लाइसेंस को हटा दो। यहाँ पे पहली लाइन यही बताइए, सिर्फ 6 इंडस्ट्रीज ऐसी थी जिन पर लाइसेंस की जरूरत है, बाकी इंडस्ट्रीज पर कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है। लाइसेंस हटेगा तो ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर बनेंगे, प्राइवेट सेक्टर नहीं बनेंगे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो क्या क्या फायदा हो सकता है ये आप जानते ही है। ठीक है, रिजर्व नेशनल इनकम बढ़ेगी, नेशनल इनकम बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो आगे चीजें भी बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, आगे बोला डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट एरिया, कि भाई बहुत सारे जो प्रोडक्ट एरिया थे, जो क्या कह सकते हैं कि SSI जो थी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, वो बड़ी इंडस्ट्रीज में अब कन्वर्ट होने लगी थी। ठीक है, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा दी गई, इंपोर्ट कैपिटल गुड्स को फ्रीडम मिल गई, ये सब चीजें तो है। फाइनेंशियल रिफॉर्म्स क्या हुआ, इससे क्या फायदा हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि जो हम क्या कर रहे थे कि एक फाइनेंशियल रिफॉर्म, जैसे कमर्शियल बैंक ने डिसाइड किया कि जो इंटरेस्ट रेट होगा एंड RBI विल लेस इंटरफेरेंस इन द स्टॉक एक्सचेंज और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ठीक है, आगे क्या हुआ, टैक्सेस जो थे उन पे रिबेट मिलने लगा, छूट मिलने लगी। प्राइवेटाइजेशन में क्या है? प्राइवेटाइजेशन में तो सभी को पता है भाई, कन्वर्ट कर दिया गया, जो पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्ट कर दी गई। ठीक है, तो मेजर क्या क्या चीजें थी कि भाई पब्लिक को रिजर्वेशन दे दिया गया, पब्लिक जो अंडरटेकन थी उनको भी प्राइवेट ने ज्यादा कंट्रोल कर लिया ज्यादा। ठीक है, सेल सिक इंडस्ट्री, जो बीमार, बीमार का मतलब होता है जो खोखली हो चुके हैं, उन इंडस्ट्रीज को बेच दिया गया। ठीक है, आगे ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? इंटीग्रेटेड ट्रेड, कि एक देश से दूसरे देश को ट्रेड में, से मैंने सिंपल में लिखा है, फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड एंड कैपिटल एंड द मूवमेंट ऑफ पर्संस अक्रॉस द बॉर्डर, या इतना लिख सकते हो, इंक्रीज द एक्टिविटी बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। यार इससे आसान क्या डेफिनेशन लोगे यार, इतनी इजी डेफिनेशन मैंने लिख दी है यहाँ पर। तो अब ग्लोबलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ग्लोबलाइजेशन का शॉर्ट नोट भी आ सकता है और इनके MCQs भी आएंगे, MCQ की भी वीडियो डल जाएगी। ठीक है, मगर ये चीज ध्यान से रखो। ठीक है, इंक्रीज इन FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज हो गया, कई जगह तो 100% भी हो गया। ठीक है, जो डिवेल्यूशन था, डिवेल्यूशन ऑफ करेंसी, डिवेल्यूशन का मतलब डिक्रीज इन द डोमेस्टिक करेंसी एज कंपेयर टू फॉरेन करेंसी इन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है, टैरिफ रेट को कम किया गया, लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसीज बनाई गई ताकि हम दूसरी कंट्री से भी जाके जुड़ सके। ठीक है, ये चीज थी यहां तक। चलो ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिया, ये थी LPG पॉलिसीज। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं तो इसमें आप ये तो बता सकते हो ना भाई, LPG पॉलिसीज के नेगेटिव इम्पैक्ट क्या थे? नेगेटिव इम्पैक्ट क्या थे? अगर मैं बात करूं, पॉजिटिव तो सभी को पता है, पॉजिटिव क्या थे? एक हमारी क्या बन गई, एक वाइब्रेट इकोनॉमी बन गई, कि मतलब ऐसी इकोनॉमी बन गई जहां पर इकोनॉमी एक्टिविटी जो है बढ़ गई। अगर मैं बैड और लिख देता हूँ यहाँ पर, बैड इम्पैक्ट और गुड इम्पैक्ट, कैसे कैसे थे? गुड और बैड इम्पैक्ट।
तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं गुड इम्पैक्ट बैड गुड इम्पैक्ट की, तो गुड इम्पैक्ट क्या बन गया, हमारी जो है इकोनॉमी एक्टिविटी बढ़ गई। इकोनॉमिक एक्टिविटी के बाद और क्या चीजें होगी, ठीक है, जो हमने बजट डेफिसिट, अब बजट डेफिसिट क्या है, बजट डेफिसिट क्या है, बजट डेफिसिट का मतलब होता है कि 1990 से पहले जो हमारा जो था, हम ज्यादा से ज्यादा दूसरों से लोन लेते थे, उसको घटा दिया गया, ठीक है। इस चीज को कहते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में रुकावट आ गई, ज्यादा इतना ज्यादा नहीं बढ़ रहा था, कंट्रोल में आ गया इन्फ्लेशन। फॉरेन रिसोर्सेज आ गए हमारे देश के अंदर, क्या कह सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज हो गए। ये लिख सकते हो। अब ये क्या था, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या था, बैड इम्पैक्ट क्या था, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को इग्नोर कर दिया गया, या कह सकते हैं नेग्लेक्ट कर दिया गया, नेग्लेक्ट कर दिया गया, ठीक है। अगली चीज क्या थी, सेकंड चीज क्या थी, अर्बनाइजेशन कंसंट्रेशन की, मतलब जो ग्रोथ हो रही थी अर्बनाइजेशन की, उस पर, ग्रोथ पर एक तरीके से इम्पैक्ट पड़ रहा था, ठीक है। अगली चीज है, और क्या है, और क्या हो सकता है, कंजप्शन हैबिट, कंजप्शन हैबिट इंक्रीज हो गई थी, क्योंकि हमने वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट कर लिया था। जब बाहर की चीजें आएंगी तो हमें दूसरों का कल्चर भी अडॉप्ट करना पड़ेगा। जब दूसरों का कल्चर अडॉप्ट करेगा तो वहां पर अननेसेसरी कंजप्शन होगा, जहां पे जरूरत नहीं थी वहां पर भी कंजप्शन होने लगा था। अनबैलेंस्ड ग्रोथ, हर सेक्टर में उतनी ग्रोथ नहीं हो रही थी, या उससे ज्यादा ग्रोथ हो गई थी किसी सेक्टर में। तो ये सब चीजें यहाँ पर बताई गई, यहाँ पे लिख देता हूँ अनबैलेंस्ड ग्रोथ, ठीक है, अनबैलेंस ग्रोथ। अगला है कल्चरल इरोजन, ठीक है, कल्चरल इरोजन। अब कल्चरल इरोजन का मतलब क्या था, हमें दूसरों का कल्चर पसंद आने लगे, अपने कल्चर को भूलने लगे, ये होता है कल्चर, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है, वर्ल्ड ट्रेड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका एम क्या होता है कि ये बताता है कि रूल्स ऑफ ट्रेड, की दो देशों के बीच में, कंट्रीज के बीच में किस तरीके से ट्रेड करना है, आसानी से, फ्रीली, फेयर इंटरनेशनल ट्रेड, तो उसे कहते हैं AWTO। उसकी में मदद कौन करता है, वर्ल्ड ट्रेड में। ये कब बनाया था, 1 जनवरी 1995 को। इससे पहले क्या था, जनरल एग्रीगेट ऑन टैरिफ ट्रेड, मतलब कह सकते हैं गेट नाम से चलता था, मगर उसको बाद में कन्वर्ट किस में कर दिया, WTO में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ, जिनेवा में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या, फ्री ट्रेड्स, जो ट्रेड बैरियर से उसको कम करना, ट्रांसपेरेंसी रखना, ट्रेड डिस्प्यूट अगर हो जाए किसी में तो सुधारने का काम किससे थे। अब ट्रेड जब हम दूसरी कंट्री से चीजें करेंगे तो वहां पर हमारा लिविंग स्टैंडर्ड भी इंक्रीज हो जाएगा। इसके फंक्शंस क्या थे, ठीक है, फंक्शंस क्या थे, नेगोशिएट करना ट्रेड के अंदर एग्रीमेंट में, डिस्ट्रीब्यूट सेटलमेंट करना, मॉनिटर करना कि दो कैसे कंट्री है, टेक्निकली असिस्टेंट करना, ये सब चीजें थी। प्रिंसिपल पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, नहीं तो इसमें बहुत ज्यादा इनफ है, इससे ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना भी लिख के आओगे आप तो आपको 3 या 4 नंबर मिल जाएंगे, जो भी 3 या 4 नंबर में क्वेश्चन मिलेगा तो वो सब इसमें कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलो इसी के साथ एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं, GST। तो GST क्या है, सबको पता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ये लिखा भी है यहाँ पे। सिंगल टैक्स बना दिया गया, इंप्लीमेंट कब हुआ, 1 जुलाई 2017 को। इंट्रोड्यूस किसने किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। इसका अगर नाम बात करें तो किस पे होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। देखो नाम से पता चल रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज, ये एस मत भूल जाना कभी, समझो। वन नेशन वन टैक्स, कास्केडिंग इफेक्ट, पहले दो डबल डबल टैक्स लगता था, कि एक सामने वाला भी टैक्स लेता था, एक अगले वाला भी टैक्स लेता था, दोनों टैक्स लेते थे, वो टैक्स हटा दिया गया। टैक्स सिस्टम, अगर इसकी बहुत ही ज्यादा एडवांस चाहिए तो 11th क्लास की बुक के अंदर चीजें लिखी गई हैं, ठीक है, यहाँ पर वीडियो भी होगी तो उसको देख लेना। इंक्रीज टैक्स, जो एक टैक्स था ना वो इस तरीके से हो गया कि भाई साहब, जो हम क्या कर सकते थे, पहले 10-12 टैक्स देते थे, एक व्यक्ति, नॉर्मल व्यक्ति बिजनेस में 10-12 टैक्स देता था, तो वो कंफ्यूज रहता था, भाई क्या टैक्स क्या दूं, किस तरीके से दूं, कितने में 5% है, किसमें 10%, उसको हटा दिया गया। टाइप्स की बात करें तो ये 4 टाइप होते हैं,
CGST, SGST, IGST, UTGST, ये सेंट्रल का, ये स्टेट का, ये इंटीग्रेटेड, मतलब दोनों चीजों का होता है। जब स्टेट टू स्टेट लगता है ना, स्टेट टू स्टेट, तो वहां पर IGST लगता है। ये यूनियन टेरिटरी टैक्स होता है, ठीक है। तो ये जब पढ़ लेना, ये टाइप्स दोबारा लिखा गया, ठीक है। फीचर्स क्या होते हैं? डेस्टिनेशन बेस्ड होता है, बोथ गुड्स और सर्विसेज पे लगता है। इस पर इनपुट क्रेडिट अवेलेबल होता है, मतलब हम जो कास्केडिंग सिस्टम है ना, उसको खत्म करने के लिए हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट का भी इस्तेमाल किया गया। ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू जाता है, ठीक है। ये सब चीजें ध्यान रखना। अब ये टैक्स स्लैब याद कर लेना, नहीं हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस इतनी चीज यहाँ तक चीजें हो जाए, ठीक है। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की। नेक्स्ट चैप्टर है पॉवर्टी। अभी बहुत सारे क्वेश्चन है भाई, बहुत सारे क्वेश्चन है। तो देखो पॉवर्टी में क्या क्या चीजें थी। देखो पॉवर्टी में सबसे पहले सबको पता है भाई पॉवर्टी क्या होती है। पॉवर्टी इज द इनएबिलिटी टू फुलफिल द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ, उसे पॉवर्टी कहते हैं, सभी को पता है ये पॉवर्टी। मगर इसके दो टाइप्स हैं और बार बार उसमें पूछा जाता है। एक होता है रिलेटिव पॉवर्टी, एक होता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉवर्टी है, ये एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मैं पहले थोड़ी डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर इसके बारे में बताता हूँ। इट रेफर्स टू पॉवर्टी ऑफ पीपल इन रिलेशन या कंपैरिजन टू अदर रीजन्स एंड कंट्री, ठीक है। इसमें क्या होता है, those persons are treated as absolute poor whose monthly consumption expenditure falls below poverty line। देखो कहने का मतलब क्या है, देखो मैं दोनों में समझाता हूँ। इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है ना, वो कुछ होती है, अगर उससे भी देखो ये बोला गया है कि हम पॉवर्टी कैसे, गरीब को कैसे करते हैं कि हम दूसरे रीजन से कंपेयर कर देते हैं व्यक्ति को, कि भाई इसका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है और हमारा कैसा है, तो उस हिसाब से क्या हो जाता है, वो गरीब व्यक्ति हो जाता है, उसे रिलेटिव कहते हैं। कंपैरिजन करना। एब्सोल्यूट क्या कहता है कि जो अपनी बेसिक नीड्स या बेसिक कंजप्शन भी पूरा नहीं, या उसको इतना भी पैसा नहीं मिल रहा कमाने पर कि वो अपनी फुलफिल अपनी नीड्स को मतलब अपनी नीड्स को फुलफिल कर पा रहा हो, तो उसे कहते हैं एब्सोल्यूट। का मतलब कह सकते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब होता है जो अपनी मंथली एक्सपेंडिचर्स या फुलफिल पॉवर्टी लाइन से भी नीचे हो। कह सकते हैं कि एक पर्सन जो था, सब जो सिंपल सा बात करो कि वो 300 रुपए अपने कंजप्शन में खर्च कर रहा था रूरल एरिया में, एक ऐसा दिया गया है कि भाई 300 रुपए कम से कम खर्च करना चाहिए, और एक व्यक्ति जो अर्बन में रहता है वो 500 रुपए खर्च कर सकता है। अगर वो इससे कम कमा रहा है, इससे कमा रहा है, तो इसका मतलब वो गरीबी रेखा में, या उसके पास इससे कम पैसा है पर डे के हिसाब से, तो वो गरीब व्यक्ति होता है। तो इसे कहते हैं एब्सोल्यूट और इसे कहते हैं। अब ये तो चीज समझ आ गई। अब कॉजेज क्या हैं, इफेक्ट क्या पड़ते हैं भाई, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी के कॉजेज क्या है, काफी बार पूछ ले जाते हैं। सबसे पहला होता है लो लेवल ऑफ नेशनल प्रोडक्ट। अब ये क्या है कि भाई इसमें बताया गया है कि जो नेशनल प्रोडक्ट है हमारे देश का, वो दूसरी कम, मतलब कह सकते हैं कि जो जो हमारी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से बहुत कम है, कि मतलब हमारे पास इतना पैसा, इतनी चीज नहीं है कि हम सबकी क्या कर सकते हैं, जरूरत पूरी कर सकते हैं। सेकंड चीज, या कह सकते हैं कि सिंपल सी बात है, पॉवर्टी व्यक्ति वो व्यक्ति है कि जिसमें हम सभी के मतलब एक कंपैरिजन में करें, तो कंपैरिजन करें मतलब जितनी ज्यादा पॉपुलेशन है उसके हिसाब से हमारा जो पर कैपिटा इनकम है वो नहीं है। अब सबको पर कैपिटा इनकम तो पता होगी ना, ठीक है, मैं मानता हूं पता है। अगर नहीं पता तो भाई साहब कमेंट बॉक्स में लिख लेना, मैं उसकी शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है। अगली चीज है लो ग्रोथ रेट। भारत के अंदर ग्रोथ रेट नहीं है, जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन है वो पॉवर्टी की तरफ झुकती जा रही है, ठीक है। अगली चीज है पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, हैवी प्रेशर ऑन पॉपुलेशन, यहां पे लिख देता हूं हैवी
प्रेशर ऑन पॉपुलेशन, बहुत ज्यादा प्रेशर है पॉपुलेशन पे। अब नेक्स्ट चीज क्या हो सकती है, इन्फ्लेशनरी। देखा होगा ना, मैंने बताया था इन्फ्लेशनरी, जिसमें जो प्राइस है वो बढ़ता ही जाता है इंडिया के अंदर, कम नहीं होता। प्राइस बढ़ रहा है तो गरीब और गरीब हो रहा है। अगली चीज है अनएम्प्लॉयमेंट रेशो, या सिंपल से बात कर सकते हैं कॉर्निक अनएम्प्लॉयमेंट की, मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर इंडिया के अंदर जो नंबर ऑफ व्यक्ति हैं वो अनएम्प्लॉयड ज्यादा हैं, जिसकी वजह से पॉपुलेशन क्या है, पॉवर्टी की तरफ जाती जा रही है। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ कैसे कनेक्ट होता है, अगर मैं बात करूं तो देखो, अगर हमारे देश के अंदर थोड़ी थोड़ी ग्रोथ नहीं, अगर हो सकती है तो थोड़ी ग्रोथ होती है, ज्यादा ग्रोथ नहीं होती, कि भाई लैंड, अगर देखो सब जगह अच्छे रोड बन जाए, सब जगह टेलीकॉम फैसिलिटी अच्छी मिल जाए, या रेलवे फैसिलिटी अच्छी मिल जाए, तो एक व्यक्ति दूसरी जगह पे से जा सकता है और वहां पर इंडस्ट्रीज में जाके काम कर सकता है। मगर ऐसा नहीं होता, ठीक है, या रोड बन रहे हैं तो वहां पर व्यक्तियों को काम लगाया जा सकता है, ठीक है। तो इस वजह पे जो ग्रोथ होती है वो बहुत कम मात्रा में होती है। तो ये सारे के सारे कॉजेज के पॉइंट है, कोई नहीं समझ आए तो पूछ लेना, ठीक है। अगली चीज आती है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं एक मनरेगा। मनरेगा को याद रखना, कुछ ऐसे लॉन्च किए गए हैं, कहाँ पे है मनरेगा, एक सेकेंड मैं बताता हूँ। मनरेगा डाला है नहीं, ये रहा। अब देखो कुछ स्कीम्स बनाई हैं, कुछ स्कीम्स बनाई हैं जिसके बेस पर जो है पॉवर्टी को कम किया जा सके, जैसे कि कई सारी योजनाएं बन रही हैं, ठीक है। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट योजना है मनरेगा, बाकी पढ़ लेना। बाकी एक प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना इंपॉर्टेंट है, एक ये योजना इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे मनरेगा लिख दिया और उम्मीद करता हूँ यही आ जाएगी आपके एग्जाम में। मनरेगा की फुल फॉर्म क्या है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट। पहले नरेगा थी, फिर बाद में नरेगा का मतलब होता है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है, 2005 के तहत थी। पहले नरेगा नाम से जानी जाती थी, मगर बाद में इसका नाम क्या डाल दिया, मनरेगा। अब ये मनरेगा क्या है, एक सोशल वेलफेयर स्कीम है। यहाँ पर लोगों को 100 दिन का भत्ता, मतलब 100 दिन की गारंटी वेजेस दी जाती है, कि अगर उनको 100 दिन के लिए एम्प्लॉयड किया जाता है, ठीक है। ये 2005 में इम्प्लीमेंट हुई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इम्प्लीमेंट की गई थी। इसका मेन मकसद ये दो ही है, ये दो टारगेट है, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, और रूरल डेवलपमेंट करना और रूरल पीपल्स को वो बनाना, ठीक है, वुमेन्स को भी स्पेशली क्या बनाना, एम्पावर बनाना, ठीक है। इसमें क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडेड अडल्ट मेंबर ऑफ द रूरल, अडल्ट मेंबर्स, ठीक है। वर्क गिवन 15 दिन, अगर नहीं दिया गया तो पूरा अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस दिया जाएगा उनको। इसमें अनस्किल्ड व्यक्ति पर ज्यादा ध्यान जाता है। वेजेस जैसे काम दे दिया, अगर रोड बनाने का काम है तो वो सब दे दिया। तो अभी बता रहा था ना भाई साहब, इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से काम करता है हमारा, किस तरीके से नहीं काम करता। वेजेस पेड डायरेक्टली टू द बैंक, बैंक अकाउंट में डायरेक्टली पे की जाती है। इम्फेसिस ट्रांसपेरेंसी होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है। टाइप ऑफ वर्क जैसे रोड कंस्ट्रक्शन का काम, वाटर कंजर्वेशन का काम, इरिगेशन प्रोजेक्ट, लैंड डेवलपमेंट, प्लांटेशन वर्क, ये सब चीजें दी जाती हैं, ताकि इससे क्या होती है, जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। माइग्रेशन किया जाता है, एक कम होता है कि मतलब नजदीकी एरिया में काम दिया जाता है, दूर दूर एरिया तक काम नहीं दिया जाता। इम्प्रूव द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्रॉपर फैमिली, मतलब जो गरीब व्यक्ति है उनको ही इनकम बढ़ेगी, ठीक है। काफी बार क्या होता है कि लोग वह गलत तरीके से जॉब कार्ड बनवा लेते हैं, वो गलत होता है। डिले होती है वेज पेमेंट में। इसके अंदर लिमिटेड टू द अनस्किल्ड वर्कर्स ओनली, ये अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए होता है। समटाइम्स वर्क क्वालिटी बहुत ज्यादा लो होती है, ठीक है। ये सब इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। बाकी एक दो योजना याद रख लेना, ठीक है।
एक दो योजना याद रखना, बस ज्यादा चीजों में मत जाना, ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, एक दो योजना मैंने बता दी है। प्रधानमंत्री वाली कर सकते हो, मिनिमम नीड प्रोग्राम कर सकते हो, ठीक है, और योजना प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना कर सकते हो। तो ये 4 योजना है, बहुत है। अब देखो एक आता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन चैप्टर में क्या सबसे इंपॉर्टेंट है? ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पर्सन्स हु हैव स्किल, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। मतलब ह्यूमन कैपिटल एक ऐसा फॉर्मेशन का एक ऐसा तरीका, एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर जो नंबर ऑफ व्यक्तियों को बढ़ाया जाता है उनकी स्किल और एजुकेशन और एक्सपीरियंस के बेस पर, ताकि उनसे हम अपने इकोनॉमी डेवलपमेंट करा सकें। तो इसमें दो होते हैं, ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल भाई जिसके पास नंबर ऑफ पीपल्स हैविंग अ स्किल एंड एक्सपीरियंस, जिसके पास स्किल्स है, ठीक है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होना चाहिए, बस आदमी को काम करना आना चाहिए। ये इनटेंजिबल होती है भाई, स्किल्स किसी को दिखाई नहीं देती, मगर यहाँ पर ताकत सबको दिखाई दे सकती है। इसमें एजुकेशन ट्रेनिंग दी जाती है, इसके अंदर मशीनरी प्लांट ये टूल्स ये एक्सेट्रा इन पर काम किया जाता है। ठीक है, इसमें चीजें बढ़ती हैं, अगर तुम स्किल है अपनी बढ़ा सकते हो। इसमें फिजिकल जो है वो धीरे 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 कम हो जाता है वक्त के साथ। ठीक है, इट कैन नॉट बी सेपरेट फ्रॉम, ये कभी भी अलग नहीं हो सकता, इट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स ओनर, ये अलग हो सकती है। ठीक है, कैसे हो सकती है ये आप बताओगे। ठीक है, ये आपके लिए रख दिया है। अगली चीज है, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काफी बार ह्यूमन कैपिटल के साथ एक और चीज आ जाती है। ठीक है, कौन सी चीज आती है? ह्यूमन डेवलपमेंट कुछ करके, मगर ज्यादातर यही चांसेस आते हैं, ये एग्जाम में आता है। चलो, अब इसके अलावा इस चैप्टर में और क्या बात है, अगर मैं बात करूँ तो, हाँ, इसके बाद इसमें बात करते हैं। ठीक है, तो कैसे बात करते हैं, आगे बात करते हैं इसमें और क्या क्या प्रॉब्लम्स फेसिंग करनी होती है। भाई बढ़ती हुई पॉपुलेशन है, बढ़ती हुई पॉपुलेशन है तो वहां पर क्या पड़ता है, इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अगली चीज है ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन कैसे, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, प्रॉब्लम्स फेसिंग इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो सबसे पहला हमारा क्या था, सबसे पहला क्या था, सबसे पहला था राइजिंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई पॉपुलेशन। तो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है तो सबको सब चीजें नहीं प्रोवाइड की जा सकती। ठीक है, सबको सब चीजें नहीं मिल सकती, सारी फैसिलिटीज नहीं मिल सकती। सेकंड क्या है, ब्रेन ड्रेन। अब ये क्या कहता है, ब्रेन ड्रेन क्या होता है कि भाई व्यक्ति क्या करता है, माइग्रेशन ऑफ अ पीपल बोर्न एजुकेटेड इन इंडिया टू डेवलप द कंट्री इन अ सीरियस प्रॉब्लम इन द, मतलब क्या है कि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है वो क्या करता है, दूसरी जगह पे जाके काम करने लग जाता है दूसरे देशों में। तो इससे क्या होगा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जरूरी होगी। ठीक है, तीसरी चीज क्या हो सकती है, इनसफिशिएंट जॉब ट्रेनिंग। सबको अच्छी तरीके से जॉब ट्रेनिंग नहीं मिलती, भाई जॉब ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, जॉब ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, हाई रीजनल एंड जेंडर इनइक्वालिटी। जेंडर, देखो जेंडर बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी का काम करता है। भाई महिलाओं को क्या नहीं मिलेगा, जॉब नहीं करनी चाहिए, रात को महिला जॉब नहीं कर सकती, तो ये सब चीजें यहाँ पर इफेक्ट करती हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर और क्या क्वेश्चन बन सकता है? ठीक है, बस इतना ही बन सकता है। एजुकेशन से रिलेटेड सबको नॉलेज है, एजुकेशन से रिलेटेड पढ़ लेना, उसके ड्रॉबैक्स पढ़ लेना, ड्रॉबैक्स क्या क्या होते हैं, ड्रॉबैक्स क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट्स, ठीक है, जेंडर बाइस, लो रूरल एक्सेस लेवल, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन, तो वो सब एजुकेशन में इफेक्ट करते हैं। बस इतना ही पढ़ लेना। आगे आता है रूरल डेवलपमेंट, नेक्स्ट चैप्टर जो आता है वो आता है रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है रूरल डेवलपमेंट। भाई इसमें क्या बनता है, इसमें एक क्वेश्चन बनता है, इसमें बनता है रूरल क्रेडिट के क्या सोर्स है, मेन सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट। तो सबको पता है क्या क्या सोर्स है, सबसे पहला आता है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स, ठीक है, जैसे कि लैंडलॉर्ड, विलेजेस, ट्रेडर्स, ये होते हैं। भाई इंस्टीट्यूशनल तो बैंक हो गए, नॉन इंस्टीट्यूशन क्या हो गए, जो घर के पास रहता व्यक्ति उससे ले लिया, जिसे कहते हैं मनी लेंडर्स। ठीक है, इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं,
जैसे बैंक हो गए, सबसे इंस्टीट्यूशनल सोर्स क्या होता है? बैंक। बैंक बैंक हो गए। बैंक के अलावा और क्या क्या चीजें हो सकती हैं? सोसाइटीज होती हैं, कॉर्पोरेट सोसाइटी, इसमें काफी सारे लोग, जैसे होता है ना गोकुल धाम सोसाइटी, वहां पर सबकी हेल्प करते हैं, वो सब। अच्छा, ये दो टाइप के बैंक भी काफी टाइप के होते हैं। एक तो कमर्शियल बैंक होता है सिंपल सा, एक होता है रीजनल बैंक्स, रूरल बैंक। ये क्या करते हैं? सिर्फ उनकी मदद करते हैं जो गांवों की तरफ रहते हैं। ठीक है। नाबार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। नाबार्ड, नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है? कमेंट बॉक्स में लिखोगे नाबार्ड की फुल फॉर्म। ठीक है। ये कब बना था? 1982 के अंदर बनाया था। इसका मेन फंक्शन क्या था? इसका मेन फंक्शन था कि ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो क्रेडिट फैसिलिटी सिस्टम बनाता है, किसके अंदर? रूरल एरिया के अंदर। ठीक है। कोऑर्डिनेट करता है अलग अलग एजेंसी से, जो कि प्रोवाइड कर सके किसको? रूरल एरिया को फाइनेंस प्रोवाइड कर सके। ठीक है। ये चीज तो नाबार्ड की फुल फॉर्म सभी लिखेंगे यहाँ पर। देखो काम भी मिल रहा है यार, काम भी चीजें कर पा रहे हो तो अच्छी तरीके से चीजें करो ना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है इसमें? नेक्स्ट आते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है भाई, तो तैयारी से अच्छी तरीके से तैयार करो। ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है? देखो, ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसा सिस्टम ऑफ फार्मिंग होता है जो कि ऑर्गेनिक इनपुट्स पे ही डिपेंड करता है। ऑर्गेनिक इनपुट्स क्या होते हैं? जैसे कि एनिमल का मेन्योर, ठीक है, उनके से जो भी बने हुए, ये क्या करते हैं? केमिकल इनपुट्स का यूज करना मना करते हैं। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल होता है। ठीक है। एक, जब इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं, ठीक है, ये सोइल की फर्टिलिटी जाने नहीं देते, ये हेल्थियर और टेस्टी भी होते हैं। देखो, जो खाना था पहले बहुत टेस्टी बनता था, मगर अब टेस्ट खत्म होता है। यहाँ पे हम मसाले ज्यादा डालने पड़ रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है। और ये बहुत सस्ती टेक्नोलॉजी है। ठीक है, बहुत सस्ती टेक्नोलॉजी है, जिसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं। तो ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है। ये पॉइंट्स यहाँ से लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है नेक्स्ट टाइप, अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसमें ना सबसे मेन चीज आती है। सबसे पहले एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है, वर्क फोर्स क्या है, वर्कर्स क्या है। ठीक है, ये बेसिक चीजें मुझे लगता है आपको सबको पता ही होगी। चलो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? बहुत बार पूछा जाता है। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, भाई ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर वेयर द वर्कर इज विलिंग टू वर्क, भाई काम करना चाहता है, उसके पास एबिलिटी भी है और उसके पास काम ही नहीं है, तो वो व्यक्ति क्या कहलाता है? ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें आता है, किसमें? एमसीक्यू में पूछा जाता है। स्ट्रक्चर क्या होता है? जिसके अंदर स्ट्रक्चर बना का इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि जब टेक्नोलॉजी बदल गई, पैटर्न बदल गया, अब भाई सभी बैंकों में क्या आ गया? कंप्यूटर का इस्तेमाल होने लग गया, या फिर उनका मशीनों का इस्तेमाल होने लग गया पैसे ला, तो वो सभी लोगों को यूज करनी नहीं आती। ठीक है। अंडर एम्प्लॉयमेंट, कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास स्किल है मगर उसे उतना काम नहीं मिल पा रहा, चाहे वो काम समय के कारण, जैसे मैंने एक एग्जांपल भी दिया था, अभी समझाया भी था अंडर अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। ठीक है। जब हमने एग्रीगेट डिमांड किया था, तो अंडर एम्प्लॉयमेंट में क्या बताया कि एक व्यक्ति 8 घंटे काम कर सकता है, उसकी क्षमता 8 घंटे की, मगर उसे काम से 2 घंटे का मिल रहा है। ठीक है। मगर ठीक है, यहाँ पर उसको काम पूरे टाइम का मिल गया, मगर उसकी एबिलिटी लेस देन थी। फ्रिक्शनल, वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रिक्शनल क्या है? कि ड्यू टू द मोबिलिटी ऑफ द लेबर अक्रॉस डिफरेंट वन विश टू, एक व्यक्ति एक जॉब से दूसरी जॉब में जाना चाहता है, मगर बट इन द प्रोसेस ऑफ चेंज ही रिमेन अनएम्प्लॉयड। एक जॉब छोड़ी उसने, वो दूसरी जॉब पकड़ना चाहता है, क्योंकि वहां उसे वो सब संतुष्टि नहीं मिल रही, तो वो दूसरी जॉब पे जाना चाहता है, मगर जैसे ही वो दूसरी जॉब पे जाता है तो जॉबलेस हो जाता है वो। ठीक है। उसको क्या मिलता है? चीजें नहीं मिल पाती। एक आता है साइकिलिंग। साइकिलिंग क्या होता है? भाई एक ऐसा पीरियड आता है, जैसे कोविड का टाइम आ गया था ना, ठीक है, उसमें इकोनॉमी नीचे गिर रही थी, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट पीरियड आ जाता है। सीजनल तो सभी को पता है, सीजनल क्या होता है भाई? सीजन के बेस, जैसे एग्रीकल्चर में होता है, एक समय खेती कर रहे तो दूसरे समय बैठे ही हैं। चलो, इसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है इसमें, जॉबलेस ग्रोथ। जॉबलेस ग्रोथ, इसके बारे में बात करते हैं। जॉबलेस ग्रोथ क्या होती है? इज अ सिचुएशन व्हेन द लेवल of output
in the economy tends to rise without a proportionate rise in the opportunity of अनएम्प्लॉयमेंट। देखो क्या कह रहा है ये अनएम्प्लॉयमेंट, क्या कह रहा है, एक ऐसी सिचुएशन होती है, थोड़ी सी राइटिंग थोड़ी सी खराब हो गई, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है जिसके अंदर आउटपुट तो बढ़ रहा है मगर उतनी इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं बढ़ रही। ठीक है, फॉर्मल इनफॉर्मल वर्कर सबको पता होंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें याद रखना। इसके अलावा और भी चीज आती है, एक डिस्गाइज्ड, इसमें लिखा नहीं गया वैसे, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये कैसी अनएम्प्लॉयमेंट होती है कि जहां पर व्यक्ति जो है वो ज्यादा लगे हुए हैं, कि एक 10 व्यक्ति लगे हुए हैं एक फैमिली के एक लैंड पर, मगर चाहिए सिर्फ 5, तो इसको कहते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल सभी को पता है। ठीक है, तो ये सब इसमें बनते हैं। तो उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही होंगी। ठीक है, अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने अच्छे तरीके से करा दी हैं इसमें। ठीक है, आगे कमर्शियल एनर्जी, नॉन कमर्शियल एनर्जी सभी को पता है। चलो ये कर लेना क्वेश्चन। आगे आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सभी को पता है कि भाई मीट द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइज द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर, मतलब कि आज की जरूरत पूरी हो जाना, इन फ्यूचर की जरूरत को छेड़े बिना। कि भाई ऐसा मत कर देना कि इन फ्यूचर सबको चीजें ना मिल पाए। हमें कम से अपने रिसोर्सेज का यूज करना, जैसे कम से कम वाटर फॉरेस्ट जितनी जरूरत है उतना यूज करे, बाकी चीजें का यूज ना करे, क्योंकि उस फ्यूचर में ये चीजें खत्म हो जाएंगी। इकोनॉमिक, सोशल और सस्टेन, तो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी का मतलब ग्रोथ ऑफ इनकम होनी चाहिए, जॉब्स की ग्रोथ होनी चाहिए, इंडस्ट्रीज की ग्रोथ होनी चाहिए। सोशली में क्या होना चाहिए, इक्वालिटीज आनी चाहिए, एजुकेशन पे एम्प्लॉय बढ़नी चाहिए, हेल्थ बढ़नी चाहिए है। ठीक है, तो ये सब प्रोटेक्शन ऑफ नेचर का प्रयोग करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो ये सब चीजें पढ़ लेना। बाकी फीचर्स क्या क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट। ठीक है, हमें इन्वायरमेंट का, तो इन्वायरमेंट कितने टाइप के होते हैं, अगर इन्वायरमेंट के अंदर बेसिक प्रॉब्लम्स आती है तो किस किस टाइप के होते हैं, पोल्यूशन, तो पोल्यूशन कितने टाइप के होते हैं अगर मैं बात करूं तो, पोल्यूशन सभी को पता है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, ये सब चीजें होते हैं। ये सब के सब क्या है, आपको पढ़ लेने हैं। इसमें क्या क्या चाहिए, बेसिक चीजें हैं, कुछ अलग चीजें नहीं है। ठीक है, यूज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, हमें ऐसे रिसोर्सेज का यूज करना चाहिए जो रिन्यूएबल हो। ठीक है, तो ये सब चीजें पढ़ लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रिवेंट एम्प्लॉयमेंट डिग्रेडेशन, फ्यूचर जनरेशन के लिए बचाओ, इकोलॉजिकल बैलेंस, तो ये सब, जैसे सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि बिजली आगे तक बच सके, रेन हार्वेस्टिंग का यूज करना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, बहुत बढ़िया लिखा हुआ है मैंने। चलो अब आते हैं हम लास्ट चैप्टर पे, जिसपे हमें पढ़ना है इंडिया, पाकिस्तान और चाइना। देखो मैंने क्या किया है, एक क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, अच्छा इससे पहले ना थोड़ा सा मैं एचडीआई के पैरामीटर भी बता देता हूँ। एचडीआई क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। Human Development Index is measured to use the access overall development of a country, not just as a income by people well-being। सब चीजों के बारे में जो जानकारी देता है वो ह्यूमन इंडेक्स होता है, कि ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री की डेवलप्ड हो रही है किस तरीके से। जैसे कि कुछ पॉइंट्स में लिख देता हूँ, जैसे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, अडल्ट लिटरेसी रेट, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, अगली चीज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, इस चीज से, इस तरीके से, तो ये सब चीजें क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। उसी वजह से एचडीआई जो जाता है ऊपर जाता है, अदरवाइज नीचे। पूछ ले सकता है कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट इसका क्या करता है, इसको प्रोसेस करता है, ये चीज। चलो अब आते हैं भाई साहब कि
इंडिया पाकिस्तान के अंदर कॉमन फेलियर क्या? देखो मैं यहाँ पर एक ही बता रहा हूँ, इंडिया पाकिस्तान चाइना इनमें से आना एक जरूर है, एग्जाम में पक्का आना है, क्वेश्चन एक जरूर आएगा, मगर लिखना कैसे सबसे बड़ी चीज ये है। जैसे बोला बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान शेयर द सेम सम कॉमन डेवलपमेंट चैलेंजेस, तो देखो यहाँ पर यही हेडिंग लिखनी है हर किसी में, हर किसी में हम देखो सबसे ऊपर चाइना होगा, फिर इंडिया होगा, फिर पाकिस्तान होगा। इतनी बात समझ लेना, बस इस चीज को समझ जाना, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। लाइनें ये लिखनी है कि पॉवर्टी में क्या हालत है, ए सिग्निफिकेंट सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन स्टिल लिव्स बिलो द पॉवर्टी लाइन, मैनी पीपल लैक बेसिक नेसेसिटी, पॉवर्टी बहुत ही खराब है, अनएम्प्लॉयमेंट हाई लेवल है, लो ह्यूमन इंडेक्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट है, लिटरेसी रेट कम है, पुअर हेल्थ केयर सिस्टम है, पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम किस तरीके से है, जेंडर इनइक्वालिटीज है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। तो ये सब चीजों के बारे में लिखना है कि ये सब फेलियर्स है इंडिया पाकिस्तान के अंदर। इसी तरीके से इंडिया चाइना के अंदर भी यही फेलियर्स पाएंगे। ठीक है, इंडिया अब पूछ सकता है कि भाई पाकिस्तान कैसे टॉप करता है, वैसे तो करता नहीं है पर फिर भी पूछ सकता है इंडिया कैसे टॉप करता है, इंडिया कैसे टॉप करता है, स्किल्ड मैन पावर है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं, इंडिया टॉप टॉप पाकिस्तान। तो कैसे है, स्किल्ड मैन पावर, सेकंड टेक्निकल प्रोग्रेस, हमारे देश के अंदर टेक्निकल प्रोग्रेस ज्यादा है। ठीक है, थर्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, हम ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं एजुकेशन पे। ठीक है, हेल्थ फैसिलिटी बेटर है, तो वही पॉइंट्स आ गए ना सारे के सारे, हेल्थ फैसिलिटीज बेटर है। और क्या लिख सकते हो, लिटरेसी रेट बेटर है, ये एजुकेशन में लिख सकते हो। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स इस तरीके से आ जाएंगे। ठीक है, ये चीज यहाँ पर लिखनी है, समझ आ गई बात। ठीक है, चाइना की ऐसे एज है ये भी बता सकते हो। ठीक है, एफडीआई जो है ज्यादा है चाइना के अंदर, ग्रोथ रेट जीडीपी की ज्यादा है चाइना के, लैंड रिफॉर्म्स ज्यादा है चाइना के अंदर। ठीक है, सक्सेसफुल प्रो पुअर पोवर्टी रेट जो है वो इंडिया में ज्यादा है एज कंपेरिजन टू चाइना। तो इस तरीके से चैप्टर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होंगी सब चीजें, मैं हमने कोशिश की है कि जितना मैक्सिमम हो सकता है उतनी ही चीजें की जाए। एक रिवीजन वीडियो थी, ये प्रॉपर तरीके से रिवीजन वीडियो है जिसको आप करके जाओगे। अगर जिस स्टूडेंट को कुछ भी नहीं आता वो इस वीडियो को जाके करके देखे और चीजें करके जाए। इसके अलावा बहुत सारी चीजें आपके मैंने प्रीवियस वीडियो में डाल दी हैं, वो भी चैनल देख के जाओ। 3 चैप्टर्स कंप्लीट करा दिए हैं, 1-2 चीजें और चाहोगे तो वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अगर चाहते हो एमसीक्यूज मिल जाए, सुबह 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 एमसीक्यू रीड कर जाओ, कैसे करने हैं, किस मेथड से करने हैं। जैसे 2 मेथड्स होते हैं एमसीक्यू करने के, अगर वो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, सुबह 4 बजे तक वो वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा तुम्हारे लिए। ठीक है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और कुछ भी समझ नहीं आता तो मुझे बता दे, ये एक रिवीजन वीडियो है जिसमें हम अच्छी तरीके से चीजों को समझ सकते हैं और एक एक पॉइंट को बड़े क्लियरली लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू।